Today we gather not just to celebrate a book, but to honor a story of hope, resilience, and renewal, as it says on the cover here. So there's a lot to talk about. We are privileged to have with us Mr. Zafar Masood, one of the only two survivors of the tragic crash of PIA 8303 in May 2020, a disaster that claimed 97 lives and left an indelible mark on countless families. Zafar Masood's book is a testament to courage, healing, and the power of sharing our stories to build understanding and mental well-being. But before we begin our conversation, I'd like to invite everyone to join me in a moment of silent observance to remember and honor those who lost their lives in the crash, as well as their loved ones who carry their memory forward. Now let's turn our focus to Zafar Masood's remarkable journey, both in surviving that day and in writing this book. Please join me in giving him a warm welcome. सवाल है जो जफर साहब बहुत वो जरूरी बनता है कि आपकी इतनी हार्ड अर्न्ड अकम्पलिशमेंट्स हैं वर्ल्ड इन पाकिस्तान एवरीबॉडी नोज यू वो सारी इक्लिप्स हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट हैपेंड ऑफ नॉट योर डूइंग एट ऑल एन इवेंट दैट was totally out of Zafar Saab's control has really taken over your introduction and your identity. How do you feel about being a survivor, a miracle survivor? बहुत इंटरेस्टिंग आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा क्योंकि मैं और जो यहाँ लोग बैठे हुए जिनके साथ मैंने काम किया शहजाद नकवी साहब कई लाइन में बैठे हुए उनको इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा ये मेरे साथ जिंदगी में अक्सर बेशतर ये डायलेमा रहा है बट बिफोर आई delve into responding to your question मैं जरा दो चार एक्नॉलेजमेंट्स करना चाहता हूँ this is your show पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मिलकर कैंपेन का जिन्होंने जिनकी टेक्निकल कमेटी ने ये आइडिया फ्लोट किया और फिर ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया इसको यहाँ आज लेके आए सबके सामने मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शाहरुख हसन साहब का बहुत ही सिंसियरिटी के साथ काम किया मेरी रिश्तेदारी उनके साथ असाइड बट उन्होंने जेन्युइनली एज अ प्रोफेशनल बहुत उम्दा इस पर काम किया बहुत शुक्रिया शाहरुख भाई कामिला आई वुड लाइक टू थैंक यू एज वेल फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड ब्रिंगिंग टू द स्टोरी टू इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी एक साहब जिन्होंने एक्चुअली ये सीट रखा इस पूरे इवेंट का वो यहाँ मौजूद हैं जिनका मैं बहुत पर्सनली बहुत बड़ा एडमायर और फैन हूँ उनका नाम है अमीन हाशमानी साहब ये अमीन का आइडिया था और उन्होंने ही मुझे इस मामले में बहुत मोटिवेट किया और मुझे काफ़ी इस मामले में उन्होंने रास्ता दिखाया कि किस तरह ये स्टोरी जो है इसको बहुत ज़रूरी है सबसे शेयर करना और सबको बताना कि उसमें क्या लर्निंग्स हैं अलमा सुमरो ने बहुत उम्दा काम किया बहुत शुक्रिया अलमा आपने ऑपरेशनल लेवल मैं हुमा आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरह आपने इस पर टाइम स्पेंड किया किताब भी पढ़ी और उसके तो विटनेस भी मेरे पास मौजूद है वो आपके पड़ोसी सामने बैठे आपके भाई जी और फिर जो मेरा आपसे कल डिस्कशन हो तो आपने जो टाइम इस पे स्पेंड किया आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू आई एम आल्सो वेरी थैंकफुल टू द नापा मैनेजमेंट कि उन्होंने डिस्पाइट एक शॉर्ट नोटिस था और दूसरा ये कि सीटें कम पड़ गई थी हम देखते हैं मुझे लग रहा है कि शायद और मजीद कम पड़ेगी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसको अकोमोडेट किया जावेद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग मैं थोड़ा सा एडवांटेज ले लूँगा बिकॉज ये एक पहले तो उसका जिस तरह मैं आपसे कह रहा था पहले इसकी एक वो हो चुकी है लॉन्चिंग इन लाहौर बड़ी 2 फरवरी मगर ये एक कराची का इवेंट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरी फैमिली और फ्रेंड्स जो है सारे यहाँ मौजूद है तो इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा इवेंट तो मैं 1-2-4 एक्नॉलेजमेंट और करना चाहूँगा एक तो मैं अमीना सैयद साहिबा का हो गया है अमीना का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जो हमारी पब्लिशर हैं इन पाकिस्तान उन्होंने बहुत उस पर सपोर्ट किया और कर रही हैं
देन दिबाकर जो इंटरनेशनल जो इसका एडिशन आया उसके पब्लिशर हैं रूपा, उनका बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। असद ज़िया साहब, आई डोंट नो यहाँ हैं या नहीं है, मगर असद ज़िया साहब एंड ये मुझे पता लग गया कि बीएपी वाले कहाँ बैठे हैं, ये नहीं पता कि असद है या नहीं है। असद असद जो हर जगह पे वॉलंटियरली पहुंचे, मैं उनका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और रजा बशीर जो मेरे चीफ ऑफ स्टाफ हैं, he has been a great support all throughout this journey. दो हजरात और हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। एक तो मेरे कज़न यहाँ मौजूद हैं, हसन मसूद साहब, जिन्होंने इसमें अपनी उनकी पोएम भी है, आप लोग देखेंगे उसकी, ये राइट आफ्टर द क्रैश, इन्होंने शायरी की थी, वो इसमें है। और दूसरी मेरी नीस है निदा, गालिबन सामने बैठी हुई है क्योंकि मेरी आंखों में लाइट पड़ी तो मुझे नजर नहीं आ रहा। निदा जहरा, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल लिखा था राइट आफ्टर द क्रैश, वो भी इस किताब में मौजूद है। मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन का और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस बुक पर से, बट जो मिलकर कैंपेन है उसको जितने दिल के साथ और जितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, आई डोंट थिंक हम उसको वो इम्पोर्टेंस अटैच करते हैं जो उसको मिलनी चाहिए। मेरा तो ये बिलीफ है कि जो मेंटल हेल्थ हम सब ही हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं, हम सब वन वे और दीज डिफरेंट वेरीड डिग्रीज के जो है ना मेंटल इलनेस से के शिकार हैं। मगर या तो हम उसमें डिनाइल में हैं या हम जो है वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। एंड ये जो है बहुत बड़ी सर्विस है जो मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया और बिहाफ ऑफ द नेशन। थोड़ी सी ऑन अ लाइटर दिस थिंग, मेरी वन लाइटर पीस एंड वन वेरी सीरियस पीस। मेरी आज बहन की बर्थडे भी है, इत्तेफाक से कराची में लॉन्च भी है मेरी किताब की। वो ऑल द वे न्यूयॉर्क से 3 दिन के लिए आई थी जस्ट फॉर द लॉन्च। तो नहीं, वो तो अमेरिका में रहती है, वहीं आज नहीं आ सकी। अच्छा, हर दफा नहीं आ सकेंगी वो, मुश्किल है। अच्छा, जब लॉन्च लाहौर में ओके गॉट इट। बट उमा, मैं बिकॉज मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन इसमें एंगेज है और जंग एंगेज है, तो बहुत सारी मेरे मामू की फ्रेटर्निटी और उनकी कॉलीग्स भी यहाँ मौजूद है। हैदर तकी साहब जो एडिटोरियल की टीम का हिस्सा होते थे जंग की, उनका अभी 1 साल हमसे गुजरे हुए पूरा हुआ है, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो मैं ये आज के सेशन को डेडिकेट कर। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन हुमा, जो आपने पूछा था, ये मेरे साथ हमेशा एक डायलेमा रहा है। और ये जो मेरे लोग जिन्होंने मेरे साथ काम किया उनको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है, खासतौर से शहराज को बहुत अच्छी तरह अंदाजा है इस बात का, कि मुझे हमेशा ये कहा गया कि जी दिस गाय इज सुपर इन सेल्स एंड मार्केटिंग, बट आई वाज इक्वली गुड इन क्रेडिट आल्सो। मैं मगर वो क्रेडिट को मानता ही नहीं था कि वो फलाना आदमी, आई डोंट वांट टू टेक द नेम शहजाद, यू नो दैट, कि जी वो फलाना आदमी क्रेडिट में बड़ा सुपर है। भाई उसको और कुछ नहीं आता, यही आता है ना, मुझे तो ये भी आता है और वो भी आता है। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई फेस्ड इन माय लाइफ ऑल थ्रू आउट, एंड आई थिंक आई एम स्टिल दिस इज अ सिमिलर सिचुएशन दैट आई एम कन्फ्रंटेड विद। बट टू टेल यू द ट्रूथ, जो सच्ची बात है वो ये है कि ये इस किस्म का एक्सपीरियंस है व्हिच इज रियली यूनिक। इससे कोई और चीज जो है ना वो कंपेयर नहीं हो पाएगी, ना किसी किस्म की अचीवमेंट, ना किसी किस्म का I feel not just that, it really takes over everything else. मतलब अभी आप by default और सब चीजों के वो सब चीजें वो इनफैक्ट इम्पोर्टेंट ही नहीं रहती, because you survived an air crash, 1 in a million. Who do you meet जो कि खुद he lives to tell the tale कि जी हम एयर क्रैश में थे और हम जिंदा हैं, and it's a very unique position to be in. तो वाकई आपकी इंट्रोडक्शन जो है, आप कहीं भी जाएं तो you are the one who survived the crash. that is great, and I'm trying to make the best out of it.
by, for example, this session today and sharing these thoughts with everybody. That's part and parcel. What I believe, I owe this to the mankind. मुझे ये बातें बतानी है. देखिए मैं अब थोड़ा सा ये लेटर ऑन मैंने लिखा हुआ था, बट क्योंकि ये जिक्र निकल ही आया तो देखिए, रोमा आपसे भी मेरी कल बात हुई थी, तो हमने इस पर बात की थी. तो वो ये रहा है कि जो एक्सपीरियंस है ना, वो तो 30 सेकंड स्टोरी में सुन लेती हूँ. 30 सेकंड का वो एक्सपीरियंस है ना, मैं अभी किताब में से उसमें छोटा सा पीस पढ़ूंगा. वो जो 30 सेकंड थे ना, जिसमें आपकी जिंदगी और मौत के दरमियान जो 30 सेकंड है, असल डिफाइनिंग मूवमेंट आपकी जिंदगी के वो है. लाइफ आफ्टर डेथ इज सब्सिक्वेंट. उस पर आपका बिलीफ हो ना हो वो अलग बात है, मगर ये 30 सेकंड जो है ना, ये रियलिटी है और ये होंगे वहां पर. उन 30 सेकंड में आप क्या फील करते हैं कि आपकी जिंदगी कैसे गुजरी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड ड्राइव योर लाइफ. एंड वो जो 10-30 सेकंड की लर्निंग्स है, मैंने वो उस किताब में कैप्चर की है और उसमें हाईलाइट किया. और फिर उसका जो जिस्ट है वो मुझे नजर आता है 2 चीजों में, जो मैंने बाद में बात की है, वो मैं उस पर अभी बाद में बात करूंगा. लेकिन अभी जो हम 30 सेकंड वाली बात कर रहे हैं, मुझे आई थॉट आई आस्क रिलेटेड बट आई आस्क नाउ बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट इट. अकॉर्डिंग टू द बुक जो आपने लिखा है कि you were certain, it was 100% certainty that the plane is going to crash. वो तो आपको भी पता था, सारा वो पता था. But you also wrote that you knew that you were going to survive. वो conviction, and you just knew it. Of course, you are surviving to tell the tale, but how did that thought come to you? Okay, so that is a very bizarre conviction, I would say. उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि कहाँ से हुआ, क्या हुआ. बट वो 30 सेकंड्स बड़े इंटरेस्टिंग ये है कि मेरी पूरी जिंदगी मेरे सामने आ गई, फ्रॉम माय चाइल्डहुड इन लाहौर टू कमिंग बैक टू लाहौर नाउ एज बैंक ऑफ पंजाब रेजिडेंट. एंड आई सेड यार तो जिंदगी ठीक गुजर गई, कोई रिग्रेट्स नहीं. एंड देन दोस 30 सेकंड्स में आई वाज ऑल रेडी टू गो. आई वाज ऑल सेट. मैंने अल्लाह ताला से कहा, और मेरी आदत अपने आप से बात करने की, जो मैं बिलीव करता हूँ, मैं अपने अल्लाह ताला से बात करता हूँ, मेरे पास चलता है कि अल्लाह ताला ऑल सेट, कमिंग, सी यू इंशाल्लाह. अच्छा, अल्लाह ताला से अंग्रेजी में बात होती, माज़रत के साथ जो लोग एतराज़ कर रहे थे कि उर्दू में बात करें, अल्लाह ताला से बात मेरी अंग्रेजी में होती है, तो मैं उसको माज़रत चाहूँगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए. सो उनको कोई इतराज़ नहीं हुआ कि उर्दू में बात करो कभी भी. So, you know, I said, God, it's happening, it's inevitable, and I'm looking forward to seeing it. तो आगे से आवाज आई कि no, it will be all right, don't worry. I said, what are you talking about? यही इस तरह ही बात हो रही थी भाई दोस्त. मैं कोई मिन्स नहीं कर रहा, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, एग्जैक्टली यही बात हो रही थी. मैंने कहा कि what are you talking about? It's inevitable, it's right in front of my eyes, it's happening. There is no way it can be averted. तो आगे से आवाज आई कि yes, it is crashing, but you will be all right. Now, where this conviction was coming from, what was that voice, I have no idea whatsoever. But connecting with the same thing जो मैंने पहले नहीं लिखा हुआ था अपने पास, मैं बात करूंगा, बट क्योंकि आपने जिक्र कर दिया तो मैं उसको भी कैप्चर कर लेता हूँ कि वो similar was the conviction of my father. वो आज है नहीं, शूटिंग पे गया हूँ. In line of duty was more important. Actually, आपने लिखा है. You did जिस पे mention है about your father. जी. अच्छा, वो थोड़ी सी ना मजेदार कहानी थी. जब मैं अनकॉन्शियस हो गया इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद, जब मुझे होश आया तो मुझे एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे. तो मैंने जो है वो वहाँ पर जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने वहाँ कहना शुरू किया कि मुझे फोन चाहिए. एक जो वो थी लेडी डॉक्टर, वो आ गई और उन्होंने जाके कहा कि आपको फोन क्यों चाहिए. मैंने कहा कि मेरी वादा है सामने बैठी है, मुझे अपनी वादा को फोन करना है, बिकॉज क्रैश की खबर बता रही होगी, और जितना जल्दी मैं उनको बता दूँ उतना बेहतर है, इससे पहले कि कोई और खुदा करे नुकसान. तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, आप ये मैं फोन मिला, आपको नंबर याद है? सपोजिटली मुझे नंबर याद था.
बट वो नंबर नहीं लगा और उस पे जो था वो नहीं मिला फोन। उन्होंने कहा जी इसमें तो कोई फोन नहीं क्यों हो रहा है, बात आ रहा है फोन, तो आपको और नंबर याद है? मैंने कहा जी मुझे नंबर याद है। अच्छा, पीपल हु नो माय फादर सभी जानते हैं उनको, मगर जो इंटीमेटली जानते हैं कि यहाँ पर अली फरहान साहब बैठे हैं, उनके भाई बैठे हैं, तो ये अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आई टॉक अबाउट। ये अभी आती है। मैंने कहा कि जावेद इकबाल साहब को बताया, जावेद इकबाल साहब को बताया, कहने लगे कि तो मैंने कहा जी मेरे वालिद का नंबर है उस पर मिला दे, वो नंबर भी आसान है। उन्होंने मिलाया उस पर तो मिल गया नंबर। वालिद ने फोन उठाया, नॉर्मल डिस्कशन, हाँ कहाँ हो तुम, एज इफ के लोग, मैं मतलब है कि नापा से निकलूं और घर आ रहा हूं। और खबर तो ऑब्वियसली उनको मिल गई, इसलिए तो मैंने कहा कि जी मैं वो जहाज क्रैश हो गया और वो मुझे ये बिल्कुल यही कॉन्वर्सेशन हो रही है, कोई इसमें मैंने ऊपर नीचे कुछ भी नहीं मैंने ऊपर नीचे सुन किया। कहने लगे कि अच्छा तो कहाँ हो तुम? मैंने कहा जी मैं उधर हूँ, CMH में हूँ और वो जहाज क्रैश कर गया तो अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया। तो कहने लगे अच्छा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, ऐसा है कि तुम्हारे ये सारे भाई और कजन आ रहे हैं, तो ये सब आ रहे हैं तुम्हारे पास, फोन बंद हो गया। मैंने कहा यार ये वाकई क्रैश हुआ कि ये मेरा ख्याल है कि हाउ ही सो नॉर्मल। But that is how he is as well. नहीं मैं अभी आपको बताता हूँ हुआ क्या, नहीं मैं आपको बताता हूँ। Later on he told me that he had this strange conviction, the similar one that I had, that I will survive. So when the phone came, he was not sure whether it's a real phone or his subconscious was responding. तो ही सेज जब फोन बंद हो गया तो मैंने कहा यार ये सच्ची बात नहीं लग रही मुझे। तो ही चेक द फोन बैक, उसके अंदर वो एक कॉल आई हुई थी आखिरी, तो उन्होंने अच्छा उनका नंबर ऐसा है कि उसपे हर मिनट पे 20 मिस कॉल्स आती है, गलत सलत सारे थ्रीज हैं, तो सारी दुनिया को पता है, आपको पता है सारे थ्रीज, हर 2-2 मिनट के अंदर से मिस कॉल। वो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि कॉल, ही कॉल्ड दैट नंबर बैक एंड दैट लेडी डॉक्टर पिक्ड द फोन एंड ही कंफर्म कि क्या आपने मुझे कॉल की थी? उन्होंने कहा जी कॉल बात करना चाहता था। डॉक्टर साहब उनको कहाँ है, उनको एक्सरे पे ले गए, वो ठीक है। He says then I realized that you are alive. But he knew. And it was not, you know, his imagination or whatever. So I think a similar conviction was there to with my father as well. Achha, Zafar sir, having gone through what you went through, we cannot even perhaps imagine. And then going through it again to write the book, why did you feel compelled to write about it? जी हुमायूं तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने आपसे कहा 30 सेकंड की जो लर्निंग है, मुझे ये ख्याल आता है कि वो लर्निंग ऐसी हैं कि वो 30 सेकंड के बाद क्या होता है, 30 सेकंड के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो जिंदा वापस आते हैं। सो मुझे ये लगता है कि वो शायद one of the responsibility on me is that I owe this story and those learnings to the people in general. So the reason why I wrote this book was because I thought that I have to share those experiences, and at the end of the day, you know, shayad something good will come out of them too in terms of devising the priorities in their life. इसमें मेरी तो ये होप है और दुआ है कि अल्लाह ना करे कभी किसी को ये सिचुएशन फेस करनी पड़े, मगर मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये फेस कर ली है, तो I owe these learnings to everybody and hence this book. And is it a part of because the mental trauma that you must have gone through is perhaps unimaginable, but actually to pen it down, to write it down, a lot of therapists also suggest कि आप अपनी thoughts, अपनी feelings वगैरह लिखें. So just wondering if this is also part of that process, because आपने बड़ा willingly and unlike a lot of people that we know, आपने accept किया that you needed that kind of help as well. Therapy was and counseling was one of those, and not just once. You took counseling a couple of times.
in the past few years. So was this also a part of the process कि जब मैं अपनी feelings लिख लूँगा, they are there, and people perhaps can learn from it as well. So it was more for your well-being also. अच्छा, जब मैं लिख रहा था तो उसको कोई इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी, मगर ड्यूरिंग द प्रोसेस आई फाइंड इट टू बी वेरी थ्योरेटिक and theoretic and you know जो जो फैक्ट है वो ये है उमा कि ये अब मेरे लिए इन अ वे ये थेरेपी मैन्युस्क्रिप्ट भी बन गया। इट्स अ काइंड ऑफ अ रिमाइंडर टू मी कि जरा अपने जो है ना पैर वो जमीन पे रखो और ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको लोग चढ़ाते बहुत है, मतलब पीरी का तकरीबन लेवल जो है ना वो मैं तकरीबन अचीव कर चुका हूँ। अब उससे ऊपर क्या डिस्कशन ये चल रही है देखिए जब मिरेकल एक वो क्योंकि हम कौन आम इंसान को मिरेकल रियलाइज यू आर रियल लाइफ मिरेकल। तो पीरी वाली जो आप बात कर रहे हैं और हाउ मेनी पीपल डू वी नो कि वो ऐसे क्रैश से निकल आए हैं जिसमें 100 मतलब 97 पीपल हैव ऑलरेडी पास 98 दो लोग निकल आए। तो ये तो फिर उसमें तो वो आपको दे आर गोइंग टू रिवेल यू एनीवे जी फाइन, बट फॉर माय ओन सैनिटी आई एम अ मेयर मॉडल, बड़ा सिंपल सा इंसान है और वो इंसानियत की उसको खैर पहले तो मेरे दोस्त में बैठे आई एम श्योर दे डू अ गुड जॉब ऑफ ब्रिंगिंग यू डाउन। ऐसा वैसा यार ये सबसे बड़ी मेरी अम्मी बैठी थी, ये हर 2 मिनट बाद मुझे रियलाइज कराती है कि बेटा नीचे आ जाओ जरा, कोई ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है। वो वैसे भी क्रैश से पहले भी नीचे जाती थी मगर अभी तो ज्यादा ही जाती है। तो ये बहुत जरूरी होता है आपकी सैनिटी के लिए कि, और ये किताब मैं उसको कंसिडर करता हूँ रीडिंग गोइंग बैक टू इट अगेन एंड अगेन टू कीप ऑन रियलाइजिंग एंड रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि यार भाई दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, not what you think is important or the other people are making you realize it's more important. Wouldn't be wrong to say that this has become sort of your Bible. In a way, yes, absolutely. जी. अच्छा यहाँ पर मैं किताब के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप किताब से रिलेटेड सवाल है तो जी I wanted you to read a bit. मैं उस पे भी आता हूँ। मैं जरा किताब पर से जो है ना राइटिंग वाली बात उस पे जरा दो आदमियों को रेकग्नाइज करना चाहता हूँ। एक तो आप जब किताब देखेंगे तो उसमें जो है वो आमना हसन ने बहुत जबरदस्त काम किया है, जो मेरे एडिटर हैं और जो रिसर्चर हैं। ये जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे कमाल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सही गजर साहब मौजूद है, ये मुझे जो अच्छी तरह जानते हैं उनको पता है कि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी बिल्कुल नहीं। जो अल्फाज उसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं, जो फ्लो आपको नजर आ रहा है, जो आपको हिस्ट्री की रिसर्च नजर आ रही है, ये सारे काम जो है ये आमना ने किए हैं। द क्रेडिट गोज़ टू आमना। और फिर उसके बाद जो हमारे पब्लिशर थे उनकी भी एक शातिर रूपा, उनकी भी एक स्क्रिप्ट राइटर थी जिन्होंने इसको रिव्यू किया था और उन्होंने भी अपने सजेशन दिए थे। उसके बावजूद कुछ छोटी-मोटी मिस्टेक्स हैं, बट दैट डजंट मटीरियली चेंज द बुक का जो सारी लर्निंग्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। I mean, despite the very heavy topic, it's a very easy read. You actually जी मैंने अच्छा अब ये आपने बड़ा अच्छा कि ये भी जिक्र कर दिया, तो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ विक्टिम्स की फैमिलीज भी बैठी हुई हैं तो बहुत जरूरी है और मैं करना चाह रहा था इसको। बट बिफोर आई यू नो हॉप ऑन टू दैट, मैं उससे पहले एक और बात कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि क्योंकि मैं खास तौर से नापा में बैठा हूँ तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैंने कोशिश ये की है कि मैंने इसमें शायरी भी डाली है, म्यूजिक भी डाला है, क्योंकि दिस इज मी, ये मैं ऐसे ही। और मैंने कोशिश ये की है कि जो है ना इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर इन आवर लाइफ, यानी सोशल लाइफ, आवर बिजनेस लाइफ, आवर इकोनॉमी, उसमें क्या रोल है, मैंने उसको भी इस किताब में कैप्चर करके ये मैसेज देने की कोशिश की है। बल्कि किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझसे उस दिन की, मुझे कहने लगे कि एक पब्लिशर है, उन्होंने मुझे आके कहा, कहने लगे कि ये जो आपने किताब लिखी है, एक्टिव लोग इन अ कमर्शियल वर्ल्ड डोंट जनरली डू दिस, so this is a kind of a message or harbinger for other executives to come out and write while they are in the job, and don't shy away from writing this, because you know this helps in them telling their story better than others. उमा, जो आपने बात अभी की, मैंने इस किताब को बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट रखा है
और मैंने इस किताब में कहीं भी जो है ना वो कोशिश ये की है कि जरा ड्रामा को अवॉइड किया जाए। और आपने भी किताब पढ़ी तो आपको अंदाजा होगा, तो मैंने बड़ी अच्छी तरह उसको कोशिश ये की है कि ड्रामे को अवॉइड किया जाए और उसको जो मैसेज है ना वो ज़्यादा बड़ा ज़रूरी है, वरना डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मगर ये स्टोरी इतनी ज़्यादा इमोशनल है और सेंटिमेंटल है that despite my conscious effort of avoiding the drama in the book, the drama has creeped into the book somewhere, one way or the other, despite my effort. उसकी वजह ये है कि वो स्टोरी ऐसी है। अब मैंने कोशिश तो पूरी की है, बट मेरी अपफ्रंट माजरत है विद द फैमिलीज की, विक्टिम्स की फैमिलीज के साथ, अगर किसी सूरत में उनकी कोई भी दिल आज़ारी सुनी होगी, मेरी तरफ से माजरत है। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। The intention is not to trigger, any emotions in you or something which is which in any way hurt you. बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की intention नहीं। I just want to touch upon the survivor's guilt aspect. जो हम सुनते तो रहते हैं और हमने ये term भी सुना हुआ है, but you are with us. You are that survivor. Is there a guilt aspect to it या फिर ये कहा ही जाता है? It's just a term. नहीं, it is actually ये हिस्सा है, साइंस का हिस्सा है ये साइंस का हिस्सा है। मैंने तो इसको एक्सपीरियंस किया, तो उसके बाद मुझे जब अंदाजा हुआ कि इस तरह की चीजें, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा और मैंने रियलाइज किया कि दिस इज एक्चुअली समथिंग व्हिच इज पार्ट ऑफ द it's actually a science. It happens to many people, but many people at that time, and I'll talk about it later a bit more, but मैंने at that time decide ये किया कि बजाय इसको कि आप उसके victim बनिए, you take the positive side of it and look at the positive aspect of it, कि हम इसको positively कैसे handle कर सकते हैं। So I'll talk about it in a bit, but that was the reason। और जो वो कहते हैं ना हुमा, और कहते हैं ना कि हासिल गज़ल, इस किताब का हासिल गज़ल जो है वो दो चीज़ें, जो 10 लर्निंग्स हैं उनका हासिल गज़ल दो चीज़ें, एक सर्वाइवर्स गिल्ट है और एक नो रिग्रेट सिंड्रोम है, जो मैं राइट एट द एंड कवर करूंगा और उस किताब से पढ़ूंगा। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये एक we are doing today's session and we want to concentrate on mental health, और मिलकर का काम भी यही है कि हम लोगों को empower करें कि it is all right to seek help if you are going through mental issues, और खासतौर पे अगर ऐसे ट्रॉमा से गुजरे तो absolutely इसके बारे में आपने लिखा भी है आपकी किताब में, and I would like कि आप अगर उसमें से कुछ पढ़ना चाहें। जी शुक्रिया अम्मा, और आज की महफिल की जो कोर मैसेज हमें देना है उसके नस्बत से तो मेंटल हेल्थ पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और मैं इस पर 2 दफ़ा बात करूँगा, एक अभी करूँगा, थोड़ी सी रीड लंबी होगी, बट आई वुड लाइक टू बेयर विद मी ऑन दिस बिकॉज mental health is a very important topic, and today's event is organized in the backdrop of that whole campaign which is being pursued right now by the British Trust and Lethally Vermont Foundation. एक तो जो मेंटल हेल्थ जो है ना वो हमारे अपने सेल्फ वेल बीइंग के लिए बहुत जरूरी है, and it alleviates and any apparent or unfounded fears। ये बहुत जरूरी है कि हम जो है वो मेंटल हेल्थ को बहुत सीरियसली लें जिंदगी। मेरी हद तक हुमा जो बड़ा स्ट्रगल था पोस्ट क्रैश रिकवरी का, वो ये तो भी चल ही रहा है, फिजिकल और शायद चलता भी रहेगा, बट वो मेंटल था। और मैंने ये नोटिस किया कि अगर मैं मेंटली अपने आप को जो है ओवरकम कर लेता हूँ तो फिर मेरे लिए फिजिकल रिकवरी भी आसान हो जाती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बल्कि we should acknowledge that. So therefore it was very important for me to make sure कि मैं किसी भी सूरत मेंटल हेल्थ को जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज ना होने दूं ऑन द प्रोसेस। मेरे केस में मैं थोड़ा फॉर्चुनेट ज्यादा हूं बाय द वे, बिकॉज मेरे ख्याल से जो एक नेचुरल थेरेपी आती है, और मैं ये सब लोगों के लिए कह रहा हूँ कि हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलना है।
हम सब वेरियस डिफरेंट एब्सोल्युटली, लेकिन हमें सब दूसरे को ये रास्ता देना है और एक हिम्मत देनी है कि यार ये करो, इसको हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे केस में ये बहुत आसानी से इसलिए हो गया बिकॉज आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ लकी बिकॉज मैं कैश में सर्वाइव किया हूँ, बट आई कंसिडर माई सेल्फ लकी बिकॉज आई हैव द मोस्ट लव्ड वंस अराउंड मी इन द फॉर्म माई फैमिली। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ मेंटल हेल्थ की हद तक ना कुछ हमारे भी एक्शंस ऐसे होते हैं कि जो मेंटल डिस्ट्रेस एग्रीवेट करते हैं, और कुछ हम दूसरों की तरफ भी ऐसा रिएक्शन देते हैं। ये मेरी किताब का इन अ वे जिस्ट भी है, लेटर ऑन जो मैं कवर करूंगा इसके अंदर। देयरफॉर सीकिंग थेरेपी, ये मैं अभी किताब में से पढ़ूंगा भी कि सीकिंग थेरेपी इज समथिंग व्हिच इज एसेंशियल, एंड I'll come to that। मैं वो थंडरस्टॉर्म नहीं करना चाह रहा, फ्रॉम थंडर एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा उसमें से जो मैंने किताब में लिखा, बट वो एलिमेंट है जो मैं भी आपसे बात करूंगा। मेंटल थेरेपी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको हर वक्त जो है ना वो एक कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग की जरूरत है अंदर। अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, आप किसी से बात कर लेते हैं, आप इबादत कर लेते हैं, उससे भी हो जाता है, लेकिन वो कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग बड़ी जरूरी है कि आप मेंटली इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं और आपकी जिंदगी में कौन से ऐसे मसाइल हैं जो गालिबन बड़े ऑब्वियस नहीं है और आपको वो एड्रेस करने की जरूरत है। तो इसलिए भी मेंटल हेल्थ जरूरी है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एज वेल, नॉट जस्ट व्हेन आपको डिक्लेयर कर दिया जाए कि जी आप तो मेंटली जो है वो रिटार्डेड है। मैं अब इसमें से एक चीज रीड करूंगा जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चैप्टर है इसमें बोल्ड स्टेप्स का, पेज 169, 170, 171, जिसमें मैंने ये आर्ग्यू करने की कोशिश की है कि क्योंकि टैबू अटैच्ड है विद Seeking help for any mental stresses, इसके साथ टैबू अटैच्ड है, तो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उसको एक बोल्ड स्टेप के कॉन्टेक्स्ट में लें। सो मैं अब रीड आउट फ्रॉम द बुक नाउ। माजरत के साथ ये अंग्रेजी में जो किताब है इसकी बाय द वे उर्दू ट्रांसलेशन अभी हो रही है, और ऑल द पीपल, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हमारे अखुवत के और बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने वॉलंटियर किया है कि उर्दू में कर रहे हैं, और ऑलरेडी काम भी उन्होंने शुरू कर दिया, तो इंशाल्लाह 6 महीने में मुझे मिलेगा। Since the crash upended my life, I have come to realize that boldness does not have to mean overt acts of heroism and bravery. In fact, it may very well be the opposite. Having the strength to reject traditional, outdated ideas about suffering through pain with a stiff upper lip and refusing assistance. The simple act of asking for mental help when we most needed it, even if this plea challenges some toxic but normalized ideas of masculinity, can be bold. For me, the willpower I needed for my recovery was not something I had cultivated entirely on my own, nor did I have access to some miraculous font of strength, and others did not. In fact, as soon as I was able to, I sought counseling for what I had gone through. I was still in my hospital bed when I first consulted with my psychiatrist. On a societal level, we continue to attach stigma to seeking mental health, and speaking about psychological care remains a taboo in Pakistan. In less educated circles, all kinds of medical struggles are neatly lumped into one category. The inflicted is seen as someone having been possessed by jinns or whatever kind of supernatural being is invoked locally.
A study in Karachi found that many comprehended depression as a natural feeling of sadness rather than a mental disorder, thinking that depression could be treated by talking to someone trustworthy, praying to God, rather than seeking a mental health professional. It is true that faith can work wonders, but medical illness like depression need medical intervention. I wanted to address the possibility of post-traumatic stress head-on. I did not want to make the macho mistake of attempting to unravel my thoughts and emotions on my own that many in my community make merely as a form of bravado. अच्छा जो लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह, कोई दोस्त भी मेरे बैठे हैं यहाँ, उनको भी पता है, मुझे शौक बहुत है वैसे हीरो बनने का, और मैं समझता भी अपने आप को सुपर हीरो हूँ, मगर यहाँ पर आकर मैंने सोचा यार अब इस पर जो है ना अगर आप अपनी औकात में रहो तो बेहतर है, कोई ज़्यादा छलांग लगाने की जरूरत नहीं. Actions like these are essential. That is, recognizing the signs of trauma and seeking help. They are a testament to the indomitable human spirit and remind you that you are in control of your life and that it is up to you to strengthen your mind and character and regain your sense of self. It is perhaps what allowed me to travel back to Lahore 4 months after my crash by air on the same route with the same airline on the same seat. As mentioned previously, some people misunderstood this and pegged it as a public relations maneuver on the part of the airline. I can emphasize with the anger the families. I can empathize with the anger the families of victims felt as they had misconstrued my attempt as achieving normalcy as a validation of the airline's safety protocols. But I managed, by if managing public relations for PIA had been my only concern, if PIA के CFO भी यहाँ तशरीफ फरमा है, I wouldn't have turned down the seat on the board of directors of the airline a few months after my crash. ये डॉक्टर अली फरहान साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने बड़ा मुझे पुश किया था कि आपको बहुत जोर पड़ेगा, ना नहीं करनी है आपने, मैंने कहा जी it's not possible. And I tell you why it's not possible. The chairman approached me very respectfully, but I did not feel what I would be able to give. I did not feel that what I would be able to give the airline the time it required for a complete overhaul, which is mammoth by the way. But most importantly, Jalil Tareen साहब भी यहाँ बैठे हैं, उनको भी इस बात का पता है. Most importantly, more than anything else, I was acutely aware of the fact that my acceptance of such an offer may offend and hurt the families of the victims who had perished and created more mistrust, even if others saw this fear as unfounded. For as long as I remain alive, there will be a visceral connection between them and me. And while it may strengthen or become more tenuous with time, this connection will oblige me to take these considerations into account. आपने पढ़ रहे थे और कुछ सवाल naturally सारों के दिमाग में आ रहे हैं. By the way, all your questions we'll ask you to give your questions for us in just a minute. लेकिन पहली चीज वो तो हम बात establish कर चुके हैं that you have been a high achiever और obviously आपकी पूरी achievements जो हैं उनसे भी नजर आ जाता है that you have worked hard at it. Usually high achievers जो होते हैं they tend to internalize trauma. और उनके लिए ये एक्नॉलेज करना कि हमें किसी की मदद की जरूरत है, बी इट अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट और समबडी, वो बड़ा मुश्किल होता है. आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि आपकी क्या ये जो थॉट्स थी दैट यू शुड सीक हेल्प व्हेन यू नो दैट यू नीड इट, ये बिफोर द क्रैश भी यही थॉट्स होती थी आपकी रिगार्डिंग सीकिंग हेल्प फॉर योर मेंटल कंसर्न्स? अच्छा, उस वक्त तक ना गालिबन इस तरह की अवेयरनेस नहीं थी.
So I can't really say with certainty कि उस वक्त ये था. I never put a thought to it at that time. But shortly after the crash, I realized that there is something I missing, and I need to figure that out. I needed to, and I wasn't too sure whether I'm reacting rationally. By the way, मेरे दोस्तों का ये ख्याल है, फैमिली का ख्याल है कि I react very irrationally all the time, which is to some extent is very right. But उस वक्त मुझे भी ये एहसास हो रहा था कि शायद कुछ रैशनैलिटी जो है ना उसको कम से कम रीइंफोर्स करने की गालिबन जरूरत पड़ जाएगी. So it's better to go through a process and formally take it on and address this. And I guess वो थोड़ा ज़्यादा प्रोनाउंस उस वक्त हुआ जब क्रैश हो चुका था और मैंने ये रियलाइज किया कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड आई रियली नीड टू गेट दिस. दूसरा एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये थी कि मैंने ये भी रियलाइज किया कि ये जितना बड़ा एक डिजास्टर हो सकता था वो गालिबन नहीं हुआ. तो क्या मैं इसको ट्रिविलाइज तो नहीं कर रहा है माय ओन माइंड. So I need to understand and weed out all those, all those thoughts which are in my head. Yeah. So I guess that kind of motivated. But उसका side effect हुआ ये हुआ है कि मुझे एक बड़ी अहमियत का अंदाजा हो गया और मैं अभी towards the end से पहले इस तरह हमने सीखने से भी डिसाइड किया था क्वेश्चन आंसर के बाद दोबारा मैं एक मेंटल हेल्थ के बारे में छोटा सा पीस पढ़ूंगा, not as long as this one. it was जरूर पढ़ूंगा, उसमें मैं ये एस्पेक्ट भी कवर करूंगा. थोड़ा सा अगर बिकॉज हम ये बात कर ही रहे हैं तो करते करते आगे जाते हैं. बिकॉज आप कह रहे थे कि यू डिड नॉट टेक द माचो डिसीजन. आपने खुद ही उसको कह दिया ऑफ नेगेटिंग के मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर या काउंसलिंग वगैरह की हमें जरूरत नहीं होगी. यू डिड नॉट डू दैट. यू एक्चुअली डिड गेट काउंसलिंग. सो कुड यू से अ फ्यू वर्ड्स फॉर द यंग प्रोफेशनल्स आउट देयर जो कि इतने स्ट्रेसेस जिंदगी में लेते हैं. ऑफ कोर्स व्हाट यू वेंट थ्रू इज अनथिंकेबल, लेकिन आम हालात में भी जैसे आपने कहा कि हम सारों को थेरेपी की थोड़ी थोड़ी जरूरत है. लिविंग इन पाकिस्तान शायद है भी. इट्स ओके टू सीक हेल्प इवन इफ यू आर अ मिड करियर प्रोफेशनल. यू डोंट फील कि इतने स्ट्रेसेस आप पे नहीं भी आए, लेकिन इफ यू आर फीलिंग इट तो फिर आप जरूर सीख करें. एंड आई थिंक आपसे बेहतर कोई इसलिए नहीं जानता बिकॉज द वेरी फैक्ट दैट यू आर सिटिंग हियर talking about it. Yes, physical scars heal and everything, but the fact that you seek mental health therapy help, that is why you are here, and that is why you are talking, you are meeting, making sense. जी आप दुरुस्त फरमा रही हैं और वो डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल था. मैं वो जो डिसीजन मुश्किल लेने वाला है वो मैं किताब से पढ़ना चाहूंगा जिससे मैंने कहा लेटर ऑन. Okay. बट वो मुश्किल डिसीजन जो था वो कैसे मैंने ओवरकम किया, कहाँ वहां पहुंचा, वो मैं किताब से पढ़ के भी आपसे शेयर करूंगा. मगर एट टाइम्स आपको ये प्रायोरिटी जिंदगी की देखनी पड़ती है कि क्या मेरी ये एक फार्स प्रायोरिटी बेहतर है कि जी मैं मेंटली तो अनस्टेबल हूँ लेकिन मैं बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठा हूँ. वो ज्यादा खतरनाक बात है. वो डिस्कनेक्ट ये जावेद इकबाल साहब इसके बहुत बड़ी गालियां हमेशा ही कहते हैं. लेकिन जो सच्ची बात है वो यही है कि वो ज्यादा आदमी खतरनाक है जो मेंटली अपसेट है या नहीं पता उसको और वो एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में बैठा हुआ है. देन हिम गोइंग थ्रू अ प्रोसेस वेयर जहाँ उसको ख्याल हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ बट गेट दैट ये जो उसको रीइंफोर्समेंट करवा लेना. तो इसको जरा दूसरे तरीके से देखिए. आपका ख्याल है कि आप बहुत अक्लमंद हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी मेंटल थेरेपी करा लें, एक दफा डिस्पोटी मिल जाएगी ना, क्या फर्क पड़ेगा. लेकिन फिर लोग यही आर्ग्यू करते हैं कि जब तक हमें बहुत कोई धचका नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा मोन्यूमेंटल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ना हो, वो रियलाइजेशन कम ही रह जाती है. अच्छा, मैं अब ये आपने क्योंकि बात की है ना, हमारी बड़ी जरूरी बात है. देखिए बात ये है कि, और ये वो 30 सेकंड से भी रिलेटेड है, बात ये है कि बाज औकात आप ऐसी जगह पे जाके खड़े होते हैं कि जहां पर आपको चांस नहीं मिलता. और ये मेरे ड्यूज की जो बुक वो है चैप्टर, उसमें मैंने उसको कवर भी किया हुआ है. और ड्यूज की जब मैं बात करता हूँ तो बीइंग अ बैंकर लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल ड्यूज की बात कर रहे हैं. फाइनेंशियल ड्यूज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं. और जितने मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, फैमिली बैठी है, उनको पता है फाइनेंस से दूर दूर तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं. लेकिन पर्सनल फाइनेंस से तो बिल्कुल ताल्लुक नहीं. लेकिन जो ड्यूज आपकी इमोशनल ड्यूज है, दे आर मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ देन एनीथिंग एल्स. और जो ये ड्यूज वाला मामला है,
जो आपने अभी बात की है वो ये कि जिस वक्त ये आपको ये नहीं पता कि किस वक्त आप ये रियलाइज करेंगे, और गालिबन उस वक्त जो है ना वो आपके पास इतना टाइम ही ना हो कि आप इसको रिप्रोचमेंट किसी चीज की कर सकें जिसके बारे में आपको रिग्रेट है। लिहाजा कीप प्रिपेयरिंग योरसेल्फ नाउ फॉर इट, because at that time you will not have the opportunity. Let me tell you with all honesty, when the going is good, उस पर सब चीजें करवा लें, बजाय इसके कि जब पानी सर से गुजर चुका। और वो चांस ऑब्वियसली उस मोमेंट पे वो 30 सेकंड्स जो उसमें तो कोई चांस नहीं होता, उस पर तो बस कोई- आप सिर्फ अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है आपकी, और आप कटहरे में खड़े होते हैं, अपने कटहरे में खड़े होते हैं, अपने आप को देख रहे होते हैं, उस वक्त कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। Okay, so we are having this conversation obviously in the backdrop of mental health. लेकिन एक दो चीजें I do want to ask you, क्योंकि उसका रिकरिंग जिक्र हुआ है आपकी किताब में। एरोगेंस का वर्ड आपने बहुत यूज किया है। एरोगेंस regarding institutions of Pakistan, the decaying of these institutions, the lack of adapting to new practices, stagnation, और आपने इस सारी चीजों को पैक किया कि और ऐसा लगा, you can correct me if I'm wrong, कि we are slightly arrogant as a nation. हम अपने आप को शायद थोड़ा सा सुपीरियर समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि हमें कुछ चेंजेस लानी नहीं है, अडेप्टेबिलिटी की हमें जरूरत नहीं है, दुनिया को अडेप्ट करना चाहिए हमारे साथ। मतलब ऐसी एक फीलिंग आई आपकी किताब से और आपने ये टर्म बड़ा यूज किया। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। पहले तो मैं ऑन लाइटर नोट आपसे चीज शेयर करूँ, मेरी दोस्त है बहुत ही करीबी मेरी दोस्त है ज़ैनब, लंदन में होती है, मैं लंदन भी गया था, उनके पास किताबें हैं, लंदन की जो एडिशन इंटरनेशनल है वो उनके पास ही गया। मैंने ज़ैनब के साथ मैंने कहा तुमने देखी किताब? उसने हाँ हाँ मैंने देखी, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने क्या यानी जब पहला चैप्टर मैंने खोला तो वो एरोगेंस पे था। मैंने कहा यार क्या वक्त आ गया, अब ज़फर मसूद एरोगेंस पे बात कर रहा है, जो खुद इतना एरोगेंट आदमी है वो एरोगेंस पे बात कर रहा है, तो चलो कम से कम समथिंग इज गुड आउट ऑफ इट। बट आई टेल यू, ये जो पूरा डिजास्टर हुआ है ना, this is the basic result is the basic reason is it's the outcome of the arrogance. अगर वो पायलट की उस वक्त इस तरह एरोगेंस नहीं होती और उसने डिनाई नहीं किया होता नीचे की बात सुनने में, तो शायद आज ये वक्त नहीं आता। और आई थिंक वो एरोगेंस जो है ना वो हमारे सिस्टम में एक, अच्छा उसमें एरोगेंस के दो हिस्से हैं, एक तो ये कि आप यू वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, एक ये कि आप टू इग्नोरेंट अबाउट। माशाल्लाह हमारे पूरे कल्चर में ये दोनों चीजें अच्छी तरह भरी हुई है, हम इग्नोरेंट भी हैं और हम, और लिहाजा ये जो है ना इसका टोटल डिजास्टर जो है वो आपको डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप में नजर आता है। तो बहुत बड़ा डिजास्टर था, बट हर छोटा मोटा डिजास्टर आपको हर सड़क पर नजर आ रहा होता है, वो सारी एरोगेंस का नतीजा होता है। अगर वो हम एरोगेंस को थोड़ा सा पीछे रख दें तो आई थिंक हम बहुत बड़े डिजास्टर से खुद भी बच सकते हैं और बाकी लोगों को भी बचा सकते हैं। देखिए वही तो चीज है जिसको पीछे रखना बड़ा मुश्किल है, और आपने तो बड़ा राइटफुली एग्जांपल्स भी दिए। आपने तो मतलब पीआई की तो खैर बात हो ही रही थी, स्पोर्ट्स में भी मतलब आपने काफी एग्जांपल्स दिए और एक्चुअली वी सी दैट टुडे, वो हमें नजर भी आ रहा है। इसमें जो है ना वो अब किसी ने वो लिखा भी था, मैंने वो देखा था कहीं एक यू नो बुक पे रिव्यू आया था जिसमें उन्होंने, क्योंकि वो फ्लेवर ऑफ द मंथ है तो उन्होंने रगड़ दिया उसको कि जी वो एविएशन जो है उसके बारे में, मैंने एविएशन के बारे में खाली एविएशन को क्रिटिसाइज नहीं किया, हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिके का शिकार है और एरोगेंस का शिकार है, स्टार्टिंग फ्रॉम एविएशन एज इन द एयरलाइंस टू द एयर ग्राउंड स्टाफ टू इवन द you know the building control authority, because I think all of them contributed to and the rigidity of the rituals. I think the rigidity of the rituals played a major role in this as well. उसके बारे में भी जरा बात करते हैं, because we wanted to whether it's shocking, the whole thing was shocking, the crash and how it happened and all the reality of it after it came out, but उसमें बड़ी छोटी-छोटी चीजें थी जो रिचुअल्स की आप बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक आप खुद ही जी मैं उस पर बिल्कुल बात करना चाहूंगा, मुझे मेरा फेवरेट चैप्टर जो है इसके अंदर वो रिचुअल्स ही है, और मैं उसमें से भी बड़ा स्मॉल सा स्क्रब पढ़ूंगा अभी बिफोर वी गो फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर, फिर एट द एंड मैं दोबारा कुछ एक दो चीजें रीड करूंगा बट बहुत लंबी नहीं है। एक तो ये कि यू नो कोई डिनाइल नहीं है कि जो रिचुअल्स हैं उनके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट और उनके बेनिफिट्स हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिनाइंग it addresses anxiety, stress, all of them is given.
but इसकी जो and irrespective of its unreasonableness and absurdity, जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को नहीं समझ में आती कि यार ये क्या कर रहे हैं आप इस तरह. That's part of the rituals. You have to accept it as is. In fact, don't even question some. Perhaps you सवाल don't तो have करा ही to. ना. Perhaps you don't have to. It varies from individual to individual. Let them be satisfied with whatever rituals they're following, irrespective of how absurd they are, as long as they're confined to their own selves and not hurting the others. This is the principle. The problem arises when the rigidity of the rituals come into action and play. Come into play. वो जो rigidity है ना, वो disastrous होती है. It's a real killer. Let me tell you. और ये result भी जो है उसी religious rigidity का, इसमें जो anecdote suggest करते हैं, वो ये कि इसके अंदर बहुत बड़ा role जो है इस unfortunate accident में, वो rigidity of rituals as well. मैं जरा किताब से एक छोटा सा सब पढ़ूंगा, फिर उसके बाद we'll and then we'll take some questions if you have जी. any. I'm sure you do. So this is from chapter Out of Rituals, my favorite chapter, page 148 and 149. Rigid adherence to rituals cannot come at the cost of everything else. I am not suggesting that people give up on the religious duties, but how would the lives of passengers of flight 8303 be different if the ground control crew at Karachi airport had taken turns to pray at that Friday instead of abandoning their posts in droves? The rigidity that surrounds virtual worship in Pakistan did not develop in vacuum. I have witnessed Pakistan change from relatively open-minded society to one that is increasingly becoming regressive and dictatorial. And complex social, economic, and political triggers have underpinned it all. I would like to recount the downward spiral Pakistan has found itself in, with the deteriorating security situation, rising intolerance, and investors scared off by political volatility. Because all of this has led to a more conservative society. It's a tragedy. It's a tragedy actually. और आपने बड़ी अच्छी तरह explain किया है. बहुत ifs and buts होते हैं. अगर ये ना होता तो आज वो सारे होते लोग, the ones who passed away in that crash, इस तरह हो जाता. मतलब there is a whole आपने identify किया हुआ है from 1 to 100 of so many things, everything going wrong at the same time. And of course then the attitudes or arrogance की जो आपने बात की है. We should take some questions about that if you have anything, because जिन्होंने किताब पढ़ी है, जिनको स्टोरी पता है, किताब तो खैर अब आई है, लेकिन obviously what happened in 2020 with the crash. Anybody has any questions, please? Zafar, I read the book, and it has been very difficult for me to read through the book, but I did. एक जो बहुत बड़ी commendable बात है वो ये कि ये you took up this insurmountable task of revisiting this tragedy. It's not easy. हम छोटी-छोटी चीज़ों को ही ये सोच लिए जो हमारे साथ बड़े events होते हैं उनको हम भूलने की कोशिश करते हैं. But you actually revisited it. It's commendable. इसमें मेरा सवाल ये है कि एक survivor's guilt जो बहुत बड़ा एक issue है. I think हम अभी तक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा we haven't been able to shed enough light, and I think that's the gist of your book, right? And as we discussed it before, we were talking about it, you have interpreted it in a very different way. मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में ज़रूर बात करो कि वो survivor's guilt है क्या उसमें,
और वो आपने किस तरह से किताब के अंदर उसको एक्सप्लेन किया है, आई थिंक वो इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हम सबको उस मैसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? और एक छोटी सी चीज़ और ये कि यू वेंट थ्रू सच अ बिग ट्रेजेडी to realize that the story has to be told. But I think हमारी जिंदगियों में ये challenges हर वक्त हैं. But सवाल ये है कि हम किस तरह से उसकी तरफ आएं और हम ये acknowledge करें कि यार this is a problem and we have to deal with it, right? It shouldn't be like ये problem है, अच्छा भाई हंसते रहो, बस हंसते हंसते जिंदगी गुजर जाएगी, कोई मसला ही नहीं है, कुछ मसला ही नहीं है, कोई हम बहुत अच्छे हैं, पैसा बहुत है, ये मजा है. That's not the case. You know, mental illness can happen to anyone. और उस पे अगर इतना बड़ा वाकया ना पेश है तो आदमी किस तरह से deal करें? बहुत शुक्रिया. मैं ये कवर करूंगा टुवर्ड्स द एंड, तो हम 2-3 सवाल ले लेते हैं. ठीक है. शायद सबके जो जवाब हैं वो एक ही साथ मैं कवर कर लूंगा. ऑन अ राइटर नोट, बाय द वे, ये जो अमीर और अकॉम्प्लिश लोग ज्यादा हैं उनको ज्यादा शायद मेंटल हेल्थ की जरूरत है than the others. और सबसे ज्यादा डिनाइल में भी हो जाते हैं, उनको जरा ज्यादा इसकी. जी जावेद साहब. अच्छा, बाय द वे, बिफोर जावेद साहब को, जावेद साहब इज वन मैन हु हैज बीन एनकरेजिंग मी अ लॉट अप पोस्ट बुक रीडिंग में, कि वो कितना खुश हुए इसको देख के, और ना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था. जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच. You have drawn examples from Greek history, from recent history, from America, from South Asia, from the Vedic scriptures of the Hindu faith. So it's given it a remarkably unusual, pluralistic, truly secular, universal perspective, going far beyond one individual's great heroism and survival. So compliments to you on this very broad, great. Second, Rahman, I just want to request you to share your relationship with the other survivor, this mysterious Zubair Saab, who is mentioned so frequently in your book, and those remarkable people like Rizwan and Tahir Saab who pulled you out, and fantastic the reaction you got from those people. So just these two comments. Thank you. बहुत शुक्रिया जावेद साहब. आपने जो बात की, एक्चुअली दिस इज द वे आई एम. मैं ऐसे ही हूँ जैसे उस किताब में, बिकॉज दिस इज, मैं ये बिलीव करता हूँ और मैं इसको रीइंफोर्स करना चाहता हूँ कि मैं कोई अल्लाह ताला का अवतार नहीं हूँ. बेशक मिरेकल हुआ होगा, मगर इस तरह की चीज़ें पास्ट में दूसरे लोगों के साथ हुई हुई, तो प्लीज ट्रीट मी एज इफ दोज पीपल इन द पास्ट टू. एंड मैंने इसीलिए जानबूझ के वो सारी जो रिसर्च थी वो करवाई थी, बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर कि किसी तरह भी ये ना लगे कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ लार्जर देन लाइफ एंड समबडी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज नॉट अ रियलिटी. दिस हैज हैपेंड विद पीपल, this will happen with people. So we need to take this in a stride and in a positive fashion to contribute towards this in the right way. जो अभी सुमेरा ने भी बात की, मेरी बहन है by the way, सुमेरा ये घर पे भी सवाल पूछ सकती थी मगर इन बेनिफिट ऑफ अदर्स ने नहीं पूछा. ये जो है वो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है वो उसको एक पॉजिटिव एलिमेंट जरूर दें. नेगेटिविटी में बैठ के रोना तो बहुत आसान है, मगर उसको एक पॉजिटिव, तो मेरी कोशिश ये रही है उस किताब के अंदर कि मैं जरूर करूँ. जी, जुबैर साहब से मैंने खास तौर से रिक्वेस्ट की थी वो अस्सलाम वालेकुम. इस पूरे वाक्य में से चीज निकली है वो है गुडनेस ऑफ पीपल. और वो गुडनेस ऑफ पीपल उन 6 हजरात की वजह से है कि जिन्होंने मुझे उस रबल से निकाला था, और मुझे अगर वो कुछ मिनट बाद नहीं निकालते तो वहां पर भी उस तरह ही आग लग गई थी जिस तरह ये वीडियो में मौजूद है. सो हैट्स ऑफ टू दिस पीपल. उनको नहीं पता था कि वो किसको रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको नहीं पता था कि ये आदमी किसी सूरत में उनको कोई बेनिफिट कर सकता है या कौन है या क्या है. They were just doing this in the goodness of their heart and for the humanity. This is what real us are, and we need to figure that out
and work on this really, Javed sir. This is what my, ultimate learning from this whole episode is. Okay, so the other survivor, Zubair Saab. I mean, miracle. एक सेकंड मगर, अच्छा मैं दो बातें आपसे जरा गुजारिश कर दूं। एक तो ये कि द रियल हीरो इन द होल एपिसोड, अगर कोई हीरो है तो वो जुबैर है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे केस में तो मैं फेंट कर गया था और उसके बाद वो कुर्सी नीचे गिरी और वो उसके ऊपर आ गई और गाड़ी के बोनट पे गिर गई। ये सारा का सारा जो है ना, ये अल्लाह ताला का किया हुआ है, मेरा इसमें कुछ नहीं करना। जुबैर अभी आपको बताएंगे कि ये किताब में भी लिखा है कि he was conscious and he made an effort to escape. Now this is the reason why I say कि जुबैर is the real hero of this whole episode। वो जो हम देखते हैं ना सुपरमैन वाली कहानी या जेम्स बॉन्ड, मेरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है, वो मैं जुबैर को मैंने लाइव उस मामले में इस केस में देखा है। दूसरा ये कि मेरे साथ जरा थोड़ा सा एक एडवांटेज है जो गालिबन बाकियों के साथ नहीं है। एक तो मेरी पोजीशन की वजह से, और दूसरा ये कि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हूँ उसमें ज़रा ज़्यादा लिखने लिखाने का, बात करने का और ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल होने का ऑडियंस के साथ और मीडिया के साथ एक हिस्स मौजूद है। तो गालिबन उसकी वजह से आप लोग मुझे ज़्यादा देखते हैं, मगर रियली जुबैर जो है ना, अगर किसी आदमी को रियली हमें एज अ हीरो देखना चाहिए तो जुबैर इज दैट हीरो। और जो इतना इंट्रिकेटली नहीं भी जानते, लेकिन अगर इस तरह सुन ले जी, प्लेन क्रैश हो रहा था और उसमें से एक शख्स तो बाहर उसकी सीट गिर गई तो वो उस तरह बच गया, दूसरा जो है वो खुद निकला। सो जो प्लेन क्रैश कर चुका था उसके अंदर ये थे और उसमें से ये निकले, एंड दैट वाज अ मिरेकल बाय द वे कि जब आप एग्जिट डोर से निकले हैं जहाज के, तो विंग जो है जो कि उसके आगे कभी नहीं होता, वो उसके आगे आ चुका था। मतलब इतनी बुरी तरह वो टूटा हुआ था, बट इट मेड मी फील पढ़ते हुए कि वो आपके लिए रास्ता बनाया गया अल्लाह ताला की आप तरफ से। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, मैं किस तरह से बाहर आया और किस तरह से मैंने सर्वाइव किया। नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जैसे चलती हैं वैसे चल रही थी। प्लेन जो है वो अपनी मंजिल की तरफ आ रहा था। तो लैंडिंग के टाइम पे जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया है तो थोड़ी सी टर्बुलेंस हुई है, 2-3 दफ़ा जो है वो बम्पिंग हुई है प्लेन। तो उससे पहले मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था। पहली दफ़ा जो है वो जो पायलट ने अनाउंस किया कि वी आर रेडी फॉर लैंडिंग, तो मैंने अपनी सारी चीज़ें अपने पॉकेट में रखी हैं, सारी चीज़ें सेट की हैं और मैं रेडी था लैंडिंग के लिए, क्योंकि अब लैंडिंग करेंगे और अपने घर पे जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हुआ है उसकी वजह से पहले अटैक हुआ है। अटैक होने के बाद जब वो सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया तो दोबारा टेक ऑफ हुआ। अच्छा, टेक ऑफ होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मेंटली हेल्थ थी वो इतनी बेहतर थी कि मैं हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद आता जाता रहता था। तो मैंने दोबारा मोबाइल निकाला और मैं मोबाइल यूज़ करने लग गया। और पूरे प्लेन में जो है वो मसला चल रहा था कि शायद जो है वो लैंडिंग सही नहीं होगी। टेंशन तो हो गई जी, टेंशन हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना स्टेबल था कि मैं दोबारा मोबाइल यूज़ कर रहा था अपना। और जब दोबारा एक राउंड लेके आना था, राउंड अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ले पाया। और उसके बाद जब क्रैश हुआ है, क्रैश होने के बाद क्रैश होता हुआ नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सर्वाइव कर गया हूँ, क्योंकि पूरे प्लेन में आग उस टाइम लगी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एल शेप था जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ पर आग नहीं थी। और मेरे साथ वाली जो 2 सीट्स थी वो अपनी जगह पे ही नहीं थी। मैं विंडो सीट पे था और मेरे साथ जो 2 सीट्स थी वो अपनी जगह पे ही नहीं थी। वो आई थिंक हिट होने की वजह से आगे जा चुकी थी। तो मेरा सीट बेल्ट भी लगा हुआ था। जब प्लेन रेस्ट हो गया तो मुझे लगा कि शायद प्लेन रुक गया है और क्रैश हो चुका था। तो मैंने अपना सीट बेल्ट खोला है और मैंने अपने इधर उधर देखा है, तो मेरे राइट साइड में मुझे दिखा है कि मुझे रोशनी कहीं से आती हुई दिख रही है। तो मैंने सीट बेल्ट खोल के उस रोशनी की तरफ में गया हूँ, तो वो विंग का बेसिकली रास्ता था। तो मैं विंग के ऊपर जाके मैंने रन किया और मैंने नीचे जंप कर दिया। फिर नीचे जंप करने के बाद जब मैं बाहर गया हूँ तो कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा कि आपका घर था यहाँ पे? मैंने कहा घर नहीं, मैं सर्वाइव कर गया हूँ प्लेन में से। माने तो वो आपकी बात? पहले तो नहीं माने। कौन माने?
पहले तो वो बिल्कुल भी नहीं माने, लेकिन ये कि जब उन्होंने देखा कि चोटें वगैरह लगी हैं, क्योंकि मेरा 31% बर्न था, ऑफ कोर्स। तो मुझे फिर एम्बुलेंस में जो है वो पहले जिना हॉस्पिटल लेके गया। उससे पहले तस्वीरें भी जी जी, उससे पहले बिल्कुल तस्वीरें बिठा आई। के जो है वो सेल्फी ले रहे हैं। तो ये भी हमारी वैसे एक ट्रेजेडी है आजकल की दुनिया की, कि सबसे पहले कुछ भी हो रहा हो पहले तो मोबाइल फोन ऑन होता है और उसकी वीडियो फिल्म्स, मतलब साथ साथ सेल्फियां भी हो जाती हैं कि हम उधर थे। अच्छा, मैंने रिक्वेस्ट भी की, एक साहब थे वो वीडियो बना रहे हैं, तो मैं लेटा हुआ था, मैंने कहा मुझे पानी पिला दें और एम्बुलेंस बुला दें, हो सकता है कि मैं बच जाऊं, क्योंकि मेरी हालत जो है ना वो क्राउड की वजह से खराब हो रही थी। पहले तो मैं ठीक था, अपना मेंटली हेल्थ मेरी ठीक थी, लेकिन जब मैंने इतना ज्यादा क्राउड देखा ना, तो मैं उस टाइम डिस्टर्ब होना शुरू हो और गया। हम शौक को डिस्काउंट नहीं कर सकते। एक जहाज है, एक पहले ही वो एक टेक ऑफ कर गया है दोबारा, उसमें भी कुछ पता तो शायद लोगों को पता चल गया होगा कि नीचे वो घसीट लगी है, और उसके बाद क्रैश करना, द शॉक एलिमेंट ऑफ इट। बिल्कुल ऐसा ही है वो। शौक तो मुझे नहीं लगा था, मतलब ये कि मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि बस मैं बाहर आ गया हूँ और मुझे बस ये हॉस्पिटल ले जाएं। आपको अंदाजा था आप एक ही हैं जो बाहर आए हैं उसमें से? नहीं नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे तो हॉस्पिटल जाने के बाद भी अंदाजा नहीं था कि मैं एक ही हूँ, हाँ, of course। क्योंकि मैं तो अपनी चीजें देख रहा था। और उस टाइम जब मैं बाहर निकला हूँ तो भी मैंने देखा तो प्लेन के अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी कि किसी को बंदा कह दे कि भाई ये जगह है, क्योंकि पूरा ब्लैकआउट हुआ हुआ था और सिर्फ मेरी वाली जो स्पेस थी वहां पर जो है वो आग नहीं लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो रोशनी भी आ रही थी और रोशनी थी कि मैं वहां से बाहर जा सकूं। और अब थ्रू आउट ये डिसेंट के जो क्रैश कर ही रहा था, आप कॉन्शियस थे, जी होश जी, में मैं थे? होश में था, मैं एंड तक होश में था, मैं प्लेन में भी होश में था, मैंने जब जंप किया तब भी होश में था, हॉस्पिटल गया हूँ तब भी होश में था, और हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जब शिफ्ट किया तब भी होश में था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा अभी हम जफर साहब से मेंटल ट्रॉमा की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ ऐसा हो, इससे बहुत कम भी हो तो ट्रॉमा हो जाता होता है, और ये तो बहुत बड़ी चीज है। आपको, क्योंकि आप काफी काम साउंड भी कर रहे हैं और आप होश में भी थे थ्रू आउट, ये होता रहा, आप उसमें से निकल भी आए थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड थी आपकी। उसके बाद की जर्नी पे थोड़ा सा हमें बताएं कि डिड यू हैव टू, आपने एक्सेप्ट किस तरह किया कि हुआ क्या आपके साथ? अच्छा, जब मुझे वो हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटल में पहली बात तो ये कि जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ तो मैं अकेला ही गया था, जो एम्बुलेंस वाले थे वो मुझे लेके गए जिला हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ कोई है। पहले तो वो जब मुझे अंदर लेके गए तो मुझे पहले तो ये एम्बुलेंस वाला ही नहीं मान रहा था कि मैं प्लेन में था, क्योंकि जब मुझे उन्होंने एम्बुलेंस में लटाया तो मेरा मोबाइल जो है ना, क्योंकि अच्छा एक और इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं जब निकला हूँ ना तो मेरे मोबाइल फोन्स मेरे पॉकेट में थे, मेरा वॉलेट मेरे पॉकेट में था, मेरी हैंड फ्री मेरे पॉकेट में थी, मेरा ग्लासेस मेरे शर्ट पे लगा हुआ था। मतलब ये मिरेकल नहीं है तो और अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है कि अपनी चीजों के साथ आप निकले। दिस तो इज जब मैं अनबिलीवेबल। एम्बुलेंस में मुझे उन लोगों ने लिटाया तो मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, स्लाइड होके मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, और उस पर कॉल्स आ रही थी क्योंकि सबको पता था कि ये आ रहे हैं कराची। तो जब मुझे उन्होंने जिला हॉस्पिटल में स्ट्रेचर लेकर आया तो मुझे निकालने लगे, तो मैंने ड्राइवर को बोला पहले मेरा मोबाइल उठाओ, कह रहा मुझे नहीं लगता बहुत तेज जहाज में। हाँ, अच्छा ये भी वो हमारी थोड़ा सा इसमें भी वो एरोगेंस वाली बात आ जाती है ना कि वी आर इन डिसबिलीफ कि ये शख्स जो चल के अपने पैरों पे आ रहा है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन फाइनली ये जरूर बता दें कि आपको फील हुआ कि आपको कोई काउंसलिंग या इवेंचुअली, अब तो इतने साल गुजर गए हैं, या फिर अपने आप को आपने खुद किस तरह हेल्प किया टू एक्सेप्ट कि एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक ऐसा होता नहीं है, ना ही मुझे फील होता है कि मेरे साथ ये क्रैश हुआ है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मैं अपने लिए एक खुशकिस्मती भी कहूँगा कि मुझे ऐसा फील नहीं होता। लेकिन एक टाइम पे मुझे ज़रूर फील होता है कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ प्लेन में, एक टेक ऑफ के टाइम पे और एक लैंडिंग के टाइम पे, उस टाइम मुझे ये होता है कि ये वही मोमेंट है। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली भी मैं बताऊंगा कि मैं उम्रे पे गया हुआ था वाइफ के साथ, तो जब मैं आ रहा था जद्दा से, तो जाहिर है वो प्लेन है, टर्बुलेंस की वजह से ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, हाइट चेंज करता है अपनी, तो जब वो नीचे आता है तो जाहिर है लाइट्स नजर आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो नीचे जा रहा है, वो जमीन पे जा रहा है, तो अभी वही चीज़ दोबारा होने वाली है। तो जो ट्रैवल का टाइम है ना, टेक ऑफ और लैंडिंग, इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उस प्लेन में सर्वाइव कर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जफर साहब, हाउ इज इट फॉर यू टू ट्रैवल? माना कि आप 4 महीने जी। बाद ही बैठे थे जहाज में, बट इन अ नटशेल आप
You're okay with traveling या फिर कुछ चीजें आपको वापस आती हैं? So, वैसे नहीं, मुझे तो बिल्कुल कोई वो नहीं है, मगर मैं अगर आप इजाज़त दें जी जरूर। तो मैं ज़रा किताब से यही पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में वो पढ़ना चाह रहा हूँ। Over the next couple of years, the loss of power and control over my own mobility, coupled with the isolation of the sick bed, meant that I began to experience the helplessness that victims of a trauma often describe. The feelings I thought I had dealt with through time and therapy came bubbling to the surface again after my major surgeries in London. I knew that I had to seek mental health services again, and I set up sessions to work through this new pain. This might seem par for those of you who live in places where seeking therapy is common, but I did not have this luxury. Additionally, I knew that my post as president and CEO of the Bank of Punjab and my being on the board of directors of various important public and private sector entities was contingent on not just appearing mentally fit, but in some ways also being fit. I needed to make sure that the bank did not suffer because I carried unresolved trauma, and that my employees across the Pakistan, although province likha hua hai, it's a mistake, did not falter in this faith in me at the helm because I appeared weak. Thus, for me, seeking therapy was one of the boldest steps I took. This is one of the lessons I wish to impart in the bleakest of times and the most impossible circumstances. Sometimes you can only break out of the rut you are in by taking on uncharacteristically bold steps. This does not mean that you should dive head first into making impulsive decisions, but that you should forge a clear and determined path for yourself and stand your ground through thick and thin. Why not risk being target of malicious gossip if working was a psychologist helps your mental health? Why not embark on a PhD in your 40s or 50s or suggest a systemic overhaul for a rotten system, which is my passion, by the way? Why play it safe when the alternate can give rise to so much change? Most of us will hopefully never be placed in a situation as terrifying as this, but perhaps this characteristic, when fostered and consciously pursued, could help us get the job desperately want or reignite the passion we had extinguished. I believe we have a couple of minutes. Hi, Zafar. Amin. I am. Thank you so much. My question to you was that you mentioned daily mental detox in our normal lives as well. So could you please recommend, share with the audience, how do we proactively, look after our mental health in our normal daily lives? Thank you. Let's take a few more questions. Dr. Sam and everyone, I'm very grateful to be here today. I want to thank you for sharing the entire, I will not say story, rather your experience. I'm sure you went through a lot of trauma. We are all very thankful to you for sharing this because it's very personal and it's very courageous. So I think kudos to Milker also to come up with this initiative. So I'll come to my question now. My question is that you mentioned, and again, courage to mention that, majority of our, top leadership is insane, or not the word insane, unstable mental problems, right? So, I'm also in the banking sector. Having the leaders at the top with that unstable mind, how do you think we as a society should work upon that to, ensure that those leaders sitting at the top have that mental stability as well as because if they're unstable, then obviously organization kya pura country down the lane chal jayega. So what steps should we take as a society to improve this, to help each other? Also, you mentioned the arrogance part along with we all should help each other and come forward and step forward.
So what we should do as a society to not only step forward, but also help each other? And how should we together work upon fostering an inclusive culture across the nation by curtailing the arrogance part? And all of this question is in the best interest of society. Thank you. और इनको साथ ये भी लगा देना चाहिए, ये भी कह देना चाहिए कि ये सब फिक्टिशियस कैरेक्टर्स हैं और इनमें कोई स्पेसिफिक आदमी की बात नहीं सच्चाई नहीं है, किसी की बात नहीं तो मैंने पूछा नहीं किस बैंक से ये अभी है, पर मुनीर कमाल साहब ये आपके लिए जरा थोड़ा सा होमवर्क आ गया, क्योंकि पहले we know he's just pulling your leg. Question is, as a member of the society, as a member of the corporate world, as a member of, most importantly, as a member of our nation, as a Pakistani, because at the end of the day, I'm born here, I'm brought up here, and I live here, and I represent this. Yes, yeah. So it's not for any particular bank, organization. Please do not need to go to bank. Don't do this, please. Thank you. Assalamualaikum. Zafar, how do you gauge mental well-being? What is the barometer of gauging? See, most of the people are in denial. So we talk about unstable people and stuff, but how do you gauge that? On a lighter note, I'd like to take something from your book launch, that I'm going to start speaking in English with God, for sure. Thank you. My two questions, मेरे दो सवाल आते हैं। एक तो ये है कि आपने अभी जितना मैंने जब ज्वाइन किया है सुना कि 2-3 फैक्टर्स बताए हैं जिसकी वजह से ऐसे मिसहैप्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें ऑन द कार्ड होती हैं। मेरी गुजारिश ये है कि अभी पिछले दिनों एक व्हील के बगैर जहाज उतर गया था, अगर वो तो इसमें कौन सा फैक्टर था, हु वाज रिस्पॉन्सिबल ऑफ इट? नंबर टू इज कि ये मेंटल हेल्थ पे जो आपने इसमें किया है, इसके लिए एक सेपरेट किताब लिखें कि इस माशरे में एट द मोमेंट बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं, पर्टिकुलरली अवर यूथ। तो काइंडली और सॉरी तो दूसरा इसमें एक और रिक्वेस्ट है, आपका खानवादे से मैं कम वाकिफ हूँ, इसकी एक उर्दू में भी ट्रांसलेशन कराएं यहाँ पर, उससे वो मोस्ट बेनिफिशियल टू दी सोसाइटी, क्योंकि इसमें आप तो एक तो माशाल्लाह हाईली एजुकेटेड है, इंग्लिश एक तो होती है सिंपल, वो इंग्लिश इसमें आपने इस्तेमाल की होगी वो भी जरा सी टफ। तो एक ये रिक्वेस्ट है। दूसरे इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि कितना बड़ा इससे बचा है ये हादसा होने से और कितना वो है। मैं आपके पूरे उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और जुबैर साहब आपने भी जो किया परवरदिगार का शुक्र है, और इससे एक माशरे की एक वो भी आपका मोबाइल और वॉलेट तो सेफ रहा था ना जी। हाँ, बस इस पे भी क्लैप होनी चाहिए कि ऐसी अभी है मॉडल कॉलोनी जैसे जिसे आप सबक और ये कहते हैं सबसे को एक समय। एक चीज मैं कहूंगा, कराची में ये चीज इम्पॉसिबल है कि बंदा क्रैश से निकला है और उसका मोबाइल बच जाए। मैंने ये इसीलिए सवाल किया ये हुआ है जी, जिसमें हम इन एरियाज को ऐसा समझते हैं सब एरियाज बराबर है, ये रहने वालों पर डिपेंड करता है वो कैसे हैं। छोटे इलाकों में भी बहुत बड़े लोग हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो ये पहला सवाल जो पूछा था अबाउट डेली डिटॉक्स वाला जो अमीन ने पूछा था। अमीन, मेरा तो उस पर बड़ी सिंपल थ्योरी है, हर बंदे की अपनी एक थेरेपी होती है। मेरी थेरेपी, मैं अपनी थेरेपी शेयर कर सकता हूँ। मेरी थेरेपी ये है कि आई डू द टोल ऑफ थिंग्स एवरी डे इन द इवनिंग, कि आज के पूरे दिन में क्या चीज़ें रही, और वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखें। और एट टाइम्स ऐसा होता है कि मैं उस वक्त ये सोचता हूँ, मोस्ट ऑफ इट अक्सर ये होता है कि यार मुझे अपनी वालदा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, मैंने गलती की। मुझे अपने वालिद से ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मैंने गलती की। या मुझे किसी आदमी के साथ जो ये तो मुझे लीवे भी दे, या कोई ऐसा आदमी जो मेरी डायरेक्ट रिपोर्ट में भी है, अगर मैंने उससे गलत बात की है तो मुझे उसका एक रात को अपने ताई एक ज़रूर तोल लेना चाहिए और ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए कि ये क्या मैंने ये सही किया या गलत किया, और गलत किया तो उसकी तदबीर कर लीजिए।
मगर उसको मजीद रगड़िए मत, उसको आगे मत लेके चलिए, कोशिश कीजिए कि रिपीट ना हो. दैट इज माई वे ऑफ डूइंग अ थेरेपी एवरी डे, एंड आई डू दैट एवरी इवनिंग ऑलमोस्ट, और एवरी डे इन द मॉर्निंग. जो अभी ये अंसारी साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की, वो तो मुनीर कमाल साहब का फिगर आउट करेंगे कौन से बैंक के प्रेसिडेंट को हमें आज स्टेट बैंक रिपोर्ट करना है कि भाई कौन सा प्रेसिडेंट है जो मेंटली फिट नहीं है. लेकिन let me tell you on a serious note that we need to institutionalize this whole mental health का issue. जिस तरह हमने physical health को institutionalize किया हुआ है ना, उस तरह mental health को भी institutionalize करें और इसको organizations के अंदर एक mandatory जुज बनाएं कि जहां पर everybody has to go through this. अब थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेता हूँ. हमने अपने बैंक में, एंड शायद कामिला इज अवेयर ऑफ दिस, कि हमने अपने बैंक में एक प्रोसेस शुरू किया कि जहां पर हर ब्रांच मैनेजर, जो रिमोट ब्रांचेस हैं, और हर ऑपरेशंस मैनेजर की हमने मेंटल असेसमेंट करवाई और फिर उनके साथ काम किया फॉर इम्प्रूवमेंट. यकीन मानिए 6 महीने के अंदर अंदर सारे ठीक हो गए. वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि नहीं ठीक हुआ. लेकिन इन ऑर्डर टू डू दैट, जो आप फरमा रही थी, in order to do that, what I had to do was to get that mental assessment done for myself first. तो मैंने कहा जी आप मुझसे पहले शुरू करें, क्योंकि हमारे जो मेरे डायरेक्ट रिपोर्ट्स थे वो सबसे ज्यादा डरे हुए थे, और उनको ये था कि यार हमारी कोई रिपोर्ट उल्टी सीधी आ गई तो इसने मुझे रगड़ देना है. तो मैंने कहा मेरी पहले रिपोर्ट बनाएं और बोर्ड को प्रेजेंट करें और उनको बताएं कि मैं मेंटली ठीक हूं या नहीं हूं, या जो भी रिक्वायरमेंट है वहां से पहले शुरू करें. जी वो बड़ा जरूरी है. जो ये भी कह रहे हैं ना कि लीडरशिप में कैसे पता लगेगा. अब उसमें वो 2-4 प्रेसिडेंट शायद फारिग भी हो जाएंगे, जो वाइजर मुनीर साहब हमें तो पता ही है वो कौन से हैं. सलीम रजा साहब यहाँ बैठे हुए, बहुत ही डिसेंट आदमी है, मेरे तो आइडियल है. सलीम साहब को वो किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बट ट्रस्ट में अगर आप उनसे प्राइवेटली कभी सॉफ्टवेयर मूवमेंट में, लाइटर मूवमेंट पूछे तो ये भी आपको बता देंगे कि कितने प्रेसिडेंट्स हैं जो बिल्कुल टॉप कैंडिडेट हैं टू बी शोन द डोर. बट जो बड़ी चीज जो आपने कही वो ये है कि जो एक्सेप्टेंस है मेंटल हेल्थ की, वो एज अ सोसाइटी हम सब में बिल्ड होने की जरूरत है. कि कोई परेशानी की बात नहीं है. जिस तरह आपकी टांग टूट जाती है, उस तरह एक मेंटल इलनेस है जिसको आपने डील करना है. तो आपको सबको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और लेके आगे चलना चाहिए एज इंस्टीट्यूशन एंड एज सोसाइटी एज वेल. और मैं तो इस बात का बहुत बड़ा दाई हूँ कि जी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो हर चीज की एक्सेप्टेंस जो है ना वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी फॉर एवरीबॉडी. गेज मेंटल हेल्थ. देखिए मेंटल हेल्थ गेज करना बड़ा मुश्किल काम है. इसको ये आप जब तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे और जब तक आप उसका एक फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरेंगे, गालिबन उसको डिक्लेयर करना कि वो मेंटल हेल्थ की आप किस जगह पे खड़े हुए, तो इसलिए आपके अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जरूर जाएं और जाके आप अपनी मेंटल असेसमेंट करवाएं, अपने लिए करवाएं और अपने लिए उस पर काम करें, उसको ठीक करें, इससे पहले कि बाकी लोग जो इस तरह कहते हैं ना कि वो नमाज पढ़ो कि इससे पहले कि तुम्हारे लिए नमाज पढ़ी जाए. तो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट करवाओ इससे पहले कि दूसरे तुम्हारी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट करवाएं. तो ये मेरे ख्याल से गेज जो है वो इस तरह पॉसिबल है कि आप खुद उसकी असेसमेंट करवाएं और उसको देखें कि वो कहाँ आप खड़े हुए हैं. ये जो अभी राहिल साहब ने बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजास्टर्स की, राहिल भाई मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल कोई इसमें बिल्कुल मैं ये मेरा आर्टिकल है इसके ऊपर, सोसाइटी ऑफ चार्टर ऑफ सोसाइटी के ऊपर, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ इसके रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं. जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं हम सब उसके रिस्पॉन्सिबल हैं. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर टॉलरेंस है, हम ये चीजें एक्सेप्ट करने को तैयार हैं. द मोमेंट विल स्टॉप टॉलरेटिंग ऑल ऑफ दिस एंड कम टू अ कंक्लूजन कि ये नहीं हमने टॉलरेट करना, ये नहीं होगा, ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, ना वो टायर गायब होगा, ना उसकी एक्सेप्टेंस होगी. आप प्रोटेस्ट करेंगे कि जी आप अगर रोजे में हैं तो आप जहाज नहीं उड़ाएंगे. आप प्रोटेस्ट करेंगे कि अगर जुम्मतुल विदा उस दिन है तो आप एटीसी को अबंडन करके नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए. तो तब चीजें ठीक होंगी जिस दिन आप उसके ऊपर उनको क्रेडिट देने लगेंगे कि यार बड़ा अच्छा काम किया तुमने, ये सब कुछ ठीक किया है, जो हम करते हैं. तो इस तरह ही डिजास्टर होते रहेंगे और इसको नहीं रुक सकेगा. आपके आने से पहले मैंने बता दिया था कि उर्दू ट्रांसलेशन इसकी हो रही है.
कोई बात नहीं, बट उसकी उर्दू ट्रांसलेशन हो रही है, डॉक्टर अमजद साकिब साहब कर रहे हैं, अगले 6 महीने में इंशाल्लाह आ जाएगी। शुक्रिया जी। अच्छा, मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं जो काम कर रहा होता हूँ वो ऑल अराउंड पाकिस्तान जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं उस पर कम्प्लीटली मैकेनिकल वर्क जो है वो हम कर रहे होते हैं। मेरी अपनी एक कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके पे हम काम कर रहे हैं। मेरा सीट नंबर था 8 है। आपने किसी चीज का जवाब देना है? अच्छा, ये एक मिनट, ये वाला जो आपने सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं दूंगा। जुबैर बहुत ही प्यारा आदमी, बहुत ही उम्दा, मैं इससे बहुत इन टच रहता हूँ, उतना नहीं रहता जितना रहना चाहिए, बट बहरहाल रहता हूँ। जुबैर की मेरे पास कॉल आई फरवरी नवंबर में, उससे कहने लगा सर वो आपको इनवाइट मिल गया 6 दिसंबर का। मैंने कहा हाँ। कहने लगा सर वो मेरी शादी हो रही है। तो मैंने कहा भाई मेरे, अगर तूने शादी करनी थी तो तूने वहां पर क्रैश में सरवाइव जरूर करना था। तो जुबैर को उस पर समझ नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसने कहा सर आपने आना जरूर है। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, मगर भाई तूने सोच समझ के ये काम करना चाहिए था ना। तो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, he just got married on the 6th of December and then माशाल्लाह उसके बाद he went for a जी। अच्छा, किसी का जवाब दे। ओके, सो 2-3 बातें हैं। एक तो पहले बात ही हुई कि जी मिथ ऑफ माई। अच्छा जफर भाई, आप बहुत ही काइंड आदमी हैं और आपकी मेरे बारे में जरूरत से ज्यादा ओपिनियन जो है ना वो बायस्ड है, उसका बहुत शुक्रिया। मगर सच्ची बात ये है कि, और ये मैंने किताब में भी लिख दिया भाई, इंसान को बड़ा ट्रुथफुल होना चाहिए। वो जो बोनस थे ना वो मैंने नहीं दिए थे, वो बोनस मेरे आने से पहले अप्रूव कर दिए थे बोर्ड ने। और जो मेरे एक्टिंग सीईओ थे हमारे इजाजुल रहमान कुरैशी साहब, जो हमारे ऑपरेशंस हेड हैं अभी, उन्होंने अप्रूव करवाए थे। तो उसका क्रेडिट मुझे बिल्कुल गलत जाता है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता था कि मैं वो बोनस रुकवा देता, मगर इतना क्रूल आदमी मैं नहीं हूँ कि मैं वो रुकवाया था। मेरी वालदा मेरी गर्दन काट देती है इस बात पे कि तुमने ये इतना सा काम था वो भी उसमें उल्टा कर दिया। तो लिहाजा वो मेरा क्रेडिट जरूर है, लेकिन वो बोनस देना मेरा क्रेडिट नहीं है। उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो इजाजुल रहमान कुरैशी साहब को जाता है। और वो रीजन भी नहीं है फिर इसका मतलब है सर्वाइवल का। यहाँ पर वो बैंकर हमारी जो अंसारी खातून बैठी हुई है, उनको मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं, लोगों ने क्या करना शुरू किया था। उसके बाद ये कहानी बना के ना अपने प्रेसिडेंट को कहते थे सर वो आप जहाज जा रहे थे सर, आप कराची जा रहे हैं, जरा ख्याल से जाइएगा सर बस। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट भी इतने ढीठ है मुनीर साहब कि उसमें से किसी ने नहीं उनकी बात सुनी, किसी ने बोनस नहीं दिया। BOP remained the only one who paid that bonus. अच्छा, जो दूसरी बात आपने कही जाहिद साहब, आप तो बहुत बेहतरीन काम खुद कर रहे हैं, माय सैल्यूट टू यू कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मगर जो ये जी फैक्टर है ना, मेरे ख्याल से ये जी फैक्टर नहीं है। आई डोंट नो जुबैर का क्या व्यू है। जी फैक्टर और ए फैक्टर और बी फैक्टर कुछ भी नहीं है। इट इज द फेथ इन गॉड एट द एंड ऑफ द डे। मेरे 0 रिचुअल्स हैं, बट माय फेथ इज फार सुपीरियर देन एनीबॉडी एल्स। आई कैन क्लेम दिस विद द स्वीपिंग स्टेटमेंट आई कैन क्लेम। अगर आपका अल्लाह ताला पे फेथ पक्का है तो आपका सारा काम ठीक हो जाएगा। अदरवाइज यू विल ऑलवेज हैव एन इशू वन वे और दी अदर कि जी ये जो है ना, इसमें ये फैक्टर होना चाहिए था और वो फैक्टर होना चाहिए था। फेथ इन गॉड इज द अल्टीमेट थिंग। और मैं इस मामले में काफी करेजियस रहा हूँ। जो अभी मेंटल हेल्थ की भी बात हुई है, जब ये आया था कोरोना शुरू हुआ तो मैं उस वक्त तक क्रैश हो चुका था। तो 2021 एक चीज मैं और बल्कि शेयर करना चाहूंगा। पता नहीं शहर मानो यहाँ पर है कि नहीं है? शहर मानो है ना? मैं एक शहर मानो आपको जरा अभी बात याद कराता हूँ, आप मुझे बताइएगा। वो द न्यूज की गोल्डन जुबली थी या प्लेटिनम जुबली थी 25 इयर्स थे इन 2021, तो 30 इयर्स 2021 था ना जनवरी। हाँ, अभी मैं उसके ऊपर आता हूँ। मैं पहले फेथ के ऊपर बात कर लूँ। ये जो फेथ वाला था तो वहां पर जनवरी, ये उसी जमाने की बात है, जनवरी 2021 में वो नई मेडिसिन आई थी उसकी, वो कैंसाइनो की। तो वो टेस्ट कर रहे थे वहां पर। हम किसी इवेंट के लिए गए थे, तो वो मुझे हॉस्पिटल के जो वो साहब ने बड़ा प्रिविलेज तरीके से कहा कि वो अगर आप चाहें तो हम भी आपको भी लगा देते हैं वो वैक्सीनेशन जो कोविड की थी। तो मैंने कहा हाँ लगा दे, क्या फर्क पड़ता है। सारी टीम मेरी भाग गई, 10-15 लोग थे, सब भाग गए। पहले एक तो चाइनीज है, ऊपर से कोविड की वैक्सीनेशन का पता ही नहीं है क्या है, हम कोई चांस नहीं ले रहा। बट आई हैड फेथ इन गॉड। आई सेड यार देखी जाएगी, जो कुछ भी होता है आप कर दीजिए।
and that subsequently helped me in going through the physical mental therapy. मैंने इसलिए शहरवानों जिक्र किया because you were the one who asked me to write that article which culminated into this book later on, जिसमें आपने कहा था कि आपने इस पे तो बहुत बात कर ली about the crash, but talk about the learnings post crash. And वो आर्टिकल जो है वो फिर डेवलप हुआ into this, तो उसका क्रेडिट भी जो है वो द न्यूज को और जंग ग्रुप को और मिल खलील रहमान को न भेजा। इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए वो जो सारी बातें ना ये ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट वाली पोस्ट और प्री क्रैश, वो सच्ची बात ये है कि उसके बेस्ट जज आप लोग हैं। ये तो आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या मैं आपके मेयार पे, ऑल्दो आपका मेयार बहुत जरूरी है मेरे लिए, मेरे लव्ड वंस का मेयार बहुत जरूरी है मेरे लिए, मगर वो आप बताएंगे कि क्या उसके बाद कोई इम्पैक्ट आया है या नहीं आया, या और आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मेरे लिए अपने लिए उसको कहना जो है वो गालिबन मुश्किल हो जाएगा। ये मैं जरूर आपको बता सकता हूँ कि दिस हैज ऑलवेज बीन माय डिजायर टू मेक अ डिफरेंस, टू डू थिंग्स डिफरेंटली। शहजाद नकवी साहब ने कई दफा मुझे फायर करते करते एक दो दफा डिसाइड भी कर लिया था कि फायर करते, क्योंकि हमेशा ऑन दी एज मैंने वो चीज डिफरेंट करने की कोशिश की है कि जो बाकी लोग रन ऑफ द मिल करते हैं, तो वो मैंने हमेशा किया और मैं करता रहा। और वो मैं क्रैश के बाद से जरा फियर और खत्म हो गया है, पहले भी नहीं था, उसके बाद बिल्कुल ही खत्म हो गया है कि मैं अब यू नो आई टेक मोर फियरलेस डिसीजन। यूथ के लिए जी ये हबीब यूनिवर्सिटी में 28 तारीख को है, और कि भाई साहब हबीब यूनिवर्सिटी में 28 तारीख को है, और IBA में 21 तारीख को है जी। और अगर आप समझते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स में 19 तारीख को भी, अगर आप उनको यूथ समझते हैं। वैसे तो दोनों जावेद बहुत ही अपसेट हो रहे हैं आपकी बात में, वो आपसे ज्यादा मिलते। जो स्टिग्मा ऑफ मेंटल हेल्थ, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, वो या आपने कहा कि जो रीजंस थे क्रैश के, वो क्रैश उसके बारे में देखिए, जब तक सोसाइटी में एक्सेप्टेंस रहेगी, ये तो हर 10 साल के बाद एक कहानी होती है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया ना, उसको कर लिया तो इसीलिए दोबारा हुआ, वरना नहीं होना चाहिए था। And I think this is what we need to do as a society to put a stop to it and start criticizing this, write about it, talk about it and advocate actively about it. Until unless ये दोबारा वाकयात होते रहेंगे, आप जो मर्जी लर्निंग निकाल के ले आइए, जो मर्जी कर लीजिए, ये यूं ही चलता रहेगा। आपने एक्चुअली अपनी किताब में क्रैशेस का जिक्र भी किया है मेरे पास, जिसमें आपने पूरा एक अकाउंट दिया है ऑल द पास्ट क्रैशेस, और वाकई उनकी कोई हर 10 साल बाद तो इस तरह हुई कुछ भी नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग में द ब्लू क्रैश जो मरगला हिल्स में हुआ था, वो किस तरह हो गया जी? तो बहुत से ऐसे बड़ी सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, PIA में और पेयर क्रू वाले में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। अगर आप देखें, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो एक सी थी। ऑडियो बुक जी देखिए, वो पब्लिशर जो है ना, वो हमारे, वो जरा इस पे थोड़े से पैसे बनाना चाहते हैं, तो वो अपने टाइम से लेके आएंगे ऑडियो बुक को। मगर जहां तक यू नो जो आपने ऑडियो बुक की बात की थी, और आपने कहा था कि करेज, इम्प्रूवमेंट इन पीपल, मैंने नोट किया था, मैं भूल गया। मैं जी हाँ, वो मैंने बाय द वे थोड़ा सा लाइटर मोड में कहा था, आप जरा सीरियस लीजिए। वो आज भी ठीक नहीं हुए, वो वैसे उतने ही खराब है जितने उसको थे। आप उसको बहुत ज्यादा सीरियस ना लें। नहीं, मैं आपको उसका वो बताया, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस तरह वो अभी बार बार वो अंसारी साहब के पास वापस जा रहा हूँ, बात ये है कि वो अगर फॉर्मल गेज आप कर रहे हैं ना उनको, तो यू कैन फिगर आउट कि उनमें इंप्रूवमेंट आ रही है। तो एक सर्टेन इंप्रूवमेंट के बाद या तो आप उनको कहेंगे कि भाई बहुत शुक्रिया, आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दीजिए। उसके बहुत देयर आर वेरियस वेज ऑफ स्किनिंग द कैट। जरूरी नहीं कि आप मेंटल हेल्थ पे उनको कहें कि आप भाई फारिग हो जाओ, उनको पता है इस बात का, बट देयर आर मेनी वेज ऑफ हैंडलिंग इट। उनकी परफॉर्मेंस में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप उनको उनके KPIs में डाल देंगे कि तुमने ये चीजें करनी है बेहतर तरीके से, एंड इफ दे डोंट डू इट देन दे विल सफर देयर प्रमोशन एंड ऑल, सो दे टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने उस सेंस में कहा था, मगर आपने लिटरल सेंस में ले लिया चन्नू भाई, इतने लिटरल सेंस में थोड़ी लेते। आपकी इजाजत हो तो मैं जरा 2 चीजें पढ़ लूं क्विकली, और मैं फिर कंक्लूजन के लिए, अगर किसी को सवाल उसके बाद होते हैं, हमारे पास टाइम हो तो हम ले लेंगे। बट मैं हुजूर, मैं जरा इसको ये मिस ना कर दूं, मैं ये बहुत जरूर है, ये हासिल गजल है, तो मुझे उसको पढ़ने दीजिए, फिर मैं वापस आ जाता हूँ आपके पास। जी
वहां पर उसके फौरन बाद आए थे मेरे ख्याल में हॉस्पिटल CMH। बिल्कुल 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 आपका इस पे ग्रामी बिल्कुल 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 सुहेल साहब आप मेरे होते हुए हॉस्पिटल पहुंचे थे। अच्छा 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 ओके आपकी तरफ आते हैं। अच्छा मैं किताब खत्म कर लूं फिर सुहेल साहब को बुला लीजिएगा आप जी। अच्छा मैं ये बिल्कुल आखिर में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है तो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये 30 सेकंड स्टोरी थी, आई थिंक आई स्किप दैट, बट आई कम टू द एथिक्स एंड एम्पैथी का पीस एंड मोर सो द सर्वाइवर्स गिल्ट जिसके बारे में बार बार बात हो रही है और नो रिग्रेट्स की बात हो रही है। द टॉलरेंस ऑफ एक्सेप्टिंग पीपल्स नुआंसेस is the name of the game at the end of the day। और मैं बस उसमें अब अपने बिल्कुल आखिर में ये मैं पढ़ के और फिर उसके बाद जैसे हुमा ड्राइव करना चाहें वो जी। ये है जी आफ्टरवर्ड में है पेज 208 and 209। This raises important question. Okay. In March 1993, Carter traveled to South Sudan to report on the famine caused by a horrific civil war। ये मैं जानबूझ के पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत जर्नलिस्ट कम्युनिटी मौजूद है, मेरी कजन्स भी मौजूद हैं, सुमेरा भी है, लुबना भी हैं, ये सारे मेरे जर्नलिस्ट कजन्स हैं, बड़े एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट कजन्स हैं। तो मैं जरा जानबूझ के ये थोड़ा सा मैंने ये वाला पिक किया है किताब में से। He took his most famous picture there, a picture of a young Sudanese child who had fallen over from hunger, forehead plastered on the ground and skin stretched over ribs that protruded from his little body. Behind him, a vulture stands waiting for her to die. The picture sent shockwaves throughout the world and global aid to Sudan increased. Carter won Pulitzer Prize for this photograph, but the accolades died down and he was questioned about what happened to the child. People realized that he had no idea. जो जुबैर भी अभी बात कर रहे थे। He had taken the picture, shooed away the vulture, and walked away. This reignited the debate about ethics and empathy in reporting. Saving the child would not have made Carter party to any political group in Sudan, and yet he had chosen to remain neutral and not intervene. This lack of empathy did not add any qualitative value to the photograph or the courage of the crisis. Commentators were up in arms about how this kind of journalism appropriated the suffering of those less fortunate. 4 months after receiving the award, Carter died by suicide. This raises important questions about what constitutes good journalism. And journalism to यहाँ पर इत्तेफाक से example आ गई है. This actually holds equally true in the corporate world as well. Neutrality does not have to mean lack of empathy, and lack of empathy does not necessarily make for good reporting. Perhaps examples like this should encourage us to lead our lives with more empathy, to foster a community of interest, and to offer support where we can. Perhaps the guilt I felt as a survivor could have been channeled into something more productive much earlier. I could have used it as fuel to offer support and compassion to the other victims' families. In fact, this guilt has been my primary motivation. ये जो सुमेरा आप कह रही थी, this guilt has been my primary motivation to create a more equitable world. So perhaps it is time to subvert the negative association we have with survivor's guilt. If all of us individually, ये बहुत जरूरी
बंद है, मैं आपकी अटेंशन पे चाहूंगा. If all of us individually see the privileges, wealth or positions we have as a proof of our survival in an uneven, unjust world, then we should all have some degree of guilt that propels us to make changes, and especially host for Karachi. No regrets, which was the case when I was ready to go at the time of the crash and was all set to face my God, is another sentiment that has made life difficult for me. Every human is a mere mortal. We have to leave this world sooner or later, in one way or the other, but we have to keep in mind that when we are leaving this world, there shall not be any regret whatsoever for doing some things at all, for not doing some things at all, or perhaps for doing some things differently. With that perspective, all your actions towards humanity and society change for the better. No regrets shall be the hallmark in making decisions in our lives to be a better human being, a better person. It is my hope that this book communicates the urgency with which we need to create an equitable world and is a damning indictment of the pitfalls of rigidity, narrow-mindedness, and failure to understand the needs of others. I believe understanding this urgency is only way for us to leave behind something worthwhile. मैं हुआ आपकी इजाजत से एक जॉन एलिया साहब का शेर सबसे शेयर करना चाहूंगा, जो मेरे ख्याल से इस पूरी किताब को और इस पूरे एपिसोड को मेरे बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर देता है. ये जिंदगी है साहिब, ये जिंदगी है साहिब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे. ये जिंदगी है साहिब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे. थैंक यू वेरी मच. We really need to wrap this up ताकि आप अपनी बुक साइनिंग भी जरूर. जो है वो आपसे पहले और लोग भी, राहिल भाई, ये मैं आपसे लेता सवाल ले लूं. ऐसा करते हैं हम वो जो दो सवाल पूछना चाहते हैं, अगर उनसे लेना चाहेंगे हमारे बेटे सुहेल साहब से. अच्छा चलिए, सुहेल साहब ये जो जंग में, सुहेल साहब आप आ जाइए, आगे आ जाइए. चलिए सुहेल साहब से आखिरी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मिल रहे हैं. मैं बाय द वे यहाँ हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, जो भी सवाल जवाब आपके हैं मैं उसके लिए मौजूद हूँ हर वक्त. मगर ये आज की जो डेडिकेशन है ये मेरी मामू के लिए है, हैदर तकी साहब के लिए, उन सब के लिए प्लीज आपकी तरफ से. और नुसरत बाजी यहाँ मौजूद है, मेरी मुमानी, डियर मुमानी. किया है. जी हाँ, मेरी फैमिली के एब्सोल्युटली 3 मेंबर्स थे. जी, कर्नल साहिबा थी जी, फिर मुझे पता, वो मेरी कजन है. एब्सोल्युटली. वो आप लाहौर शिफ्ट हो गए. जी, पिंडी चले गए. पिंडी. एक जावेद साहब थे, एक बिल्कुल. अमजद थे. ये 3 लोग थे. अच्छा, ये मैं ये बता दूं आपको कि ये 3 हजरात जो थे ना उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे. इनकी गाड़ी थी जिनके बोनेट में मैं गिरा था. जी, प्रियस ब्लैक कलर की. जी करेक्ट, बिल्कुल जी, इसमें गिरे. तो आपको उन लोगों ने रेस्क्यू किया है, इन 3 लोगों ने. फिर आपने बाद में इनको शीट्स भी दी थी, कुछ अमाउंट भी दी थी, गालिबन कुछ इस तरह से कुछ सिलसिला. तो भारत मैं जो मेरी स्टोरी है वो ये कि मैं वाइड रेजिडेंट था वहाँ का, उस सोसाइटी का जहाँ पर जहाज गिरा है, जो कि इंजर्ड हुआ. तो जिस वक्त जहाज गिरा है तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और उसको स्टार्ट करा, और जैसे ही उसकी साउंड आई है मैं फेंट हो गया. फेंट होकर मैं गाड़ी से बाहर गिरा हूँ, राइट नीचे ग्राउंड पर मट्टी वगैरह थी जो भी था. तो उसके बाद फेंट हो गया. उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, और जब मुझे रेस्क्यू किया गया है तो जो यहाँ जो लोग
वहाँ जमा हुए हैं उन लोगों ने, और उस वक्त मेरी बॉडी में थी वो तकरीबन 18% जो डॉक्टर्स ने कहा है, हॉस्पिटल ने कहा है कि वो बर्न हो गई। इसमें मेरी जो ज्यादा इफेक्टेड एरियाज थे वो मेरा ये लेफ्ट साइड थी, और मेरा ये पूरा कान कट कर नीचे गिर गया था, और मेरी ये जी और मेरी ये लेग्स वगैरह थी, ये थाई एरिया से सब इफेक्ट हो गए, और ये जो पैर है ये खत्म हो गया था। ये फिर उन्होंने ग्राफ्टिंग करके नया लगाया। मैं 8 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ। मैं रेस्क्यू होकर गया था CMH मलीक, तो CMH मलीक में उन्होंने जो मुझे फर्स्ट एड दी है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बर्न केस है, इसको ट्रीट हम नहीं कर सकते। वो फिर मुझे PN शिफा में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर तकरीबन मैं 7 माह रहा हूँ, मेरी मल्टीपल इंजरीज हुई, सर्जरीज हुई है सर, और उसके बाद जाकर ये ग्राफ्टिंग हुई है। अब वो ग्राफ्टिंग आपको यहाँ शुरू कर सकता हूँ, तो ये जी बिल्कुल, ये ग्राफ्टिंग इन्होंने ये ग्राफ से यहाँ से लेयर निकाल कर पेस्ट की है, ये पटेरा खत्म हो गया। तो ये ग्राफ्टिंग की वजह से जो है मैं इस काबिल हूँ कि मैं चल सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से ये यहाँ पूरा एरिया इफेक्टेड हुआ है, और यहाँ पर भी सारी स्किन उन्होंने नहीं लगाई है। तो सिलसिला ये था कि अच्छा, मैं तकरीबन 8 माह एडमिट रहा हूँ, और यकीन कीजिए कि मैंने तकरीबन 10 kg टैबलेट्स खाए हैं जो कि पेन किलर्स थे, और मेरे को तकरीबन 150 ड्रिप्स लगी हैं जो कि उसके लिए वो बहुत जरूरी थी। और वहाँ इतना यकीन करें कि वो जो फर्स्ट एड की मेरी पिक्चर्स हैं वो अगर आप देखें तो उसमें ये आपको मालूम मिलेगा कि बस ये चंद मिनट का मेहमान है। तो ये सिलसिला था, लेकिन अफसोस इस बात का है, चले मैं जो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब ये है कि मेरा घर वहाँ पर अभी मौजूद है, वहाँ जो लैंडिंग होती है वो बहुत लो लैंडिंग होती है, और उसके शोर से लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन फिर भी PIA ने या सिविल एविएशन ने आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि वहाँ पर जो है वो लैंडिंग जो है वो उनके पास और भी ट्रैक्स हैं जिनके ऊपर करें, जो प्योर रेजिडेंशियल एरिया है उसके ऊपर से लैंडिंग होती है आज भी, जो कि बहुत डेंजरस है। जिस वक्त वो जहाज गिरा उस वक्त तकरीबन 250 लोग घरों में मौजूद थे, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। लेकिन शुक्र ये है कि वो जहाज जो है वो घरों के ऊपर नहीं गिरा, उसकी बॉडी जो है वो गली के बिल्कुल सेंटर में गिरी है। अगर वो घरों पर गिरता तो कैजुअलिटीज जो थी वो अराउंड 200 हो जाती, जो कि रेजिडेंट। अच्छा सैयद साहब, मेरी गुजारिश भी इतनी सी होगी, देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी लिखिए इस पे, आप तो जंग में काम करते हैं, आपको तो सबसे ज्यादा इस पे लिखना चाहिए और बोलना चाहिए। तो प्लीज जब तक हम कलेक्टिवली इस पे शोर नहीं करेंगे ना, चीजें ठीक नहीं होंगी। एक स्टेप भी उस दिन के बाद से आप 4 साल हो गए नहीं, आप शोर तो करिए ना, मैं तो खुद पहली दफा सुन रहा हूँ ये बात आपसे। मेरी गुजारिश ये कि आप भी जरा इस पे बात करें, लिखें, इसको जरा आगे लेके चले, आप भी किताब लिखें। और आगे 2 साल के बाद मैं उस घर को रेंट आउट करके वहां से शिफ्ट हो गया हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं ये जुबैर एक चीज जो Z फैक्टर पे बात करना चाहते हैं, इसमें जुबैर को क्या कह रहे हो, वो आपकी इजाजत हो जी तो बिल्कुल, एंड देन वी विल हैव टू कंक्लूड इट, और फिर साइनिंग ताकि आपकी किताबें जो है वो जब साइन करें। जी अच्छा, ये Z फैक्टर पे मैं बात करना चाह रहा था, सर ने कहा था उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो दिन आपका मुकर्रर है वो दिन आना ही आना है। और दूसरी चीज़ कि आपके वालिदैन की दुआएं, आपकी माँ की दुआएं, आपके वालिद की दुआएं, और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी दुआएं, वो आपकी ज़िंदगी बदलती है। तो मैं इस चीज़ को प्रेफर करूँगा कि जो लोग आपके लिए दुआ करते हैं वो और ज़्यादा दुआएं करें, ताकि आपके लिए और आसानी अल्लाह ताला पैदा करे। I think we are going to conclude this discussion here, अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि टाइम हमारा बड़ा सिर्फ लास्ट ये कहना था कि ये जो हम लोग बैठे हैं हमारी ये नई जिंदगी है, हमारी सेकंड लाइफ है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। और वो जो इंसिडेंट था उसकी तमाम फुटेजेस देखने हम उसमें पॉसिबल ही नहीं था कि हम बच सकें।
ये जो 2000 जो प्लेन में मौजूद थे और 99 लोग जो थे कोयला बन गए। ठीक है, ये 2 लोग हैं, ये इनकी भी सेकंड लाइफ है और मैं जो नीचे था मेरी भी सेकंड लाइफ। तो हम लोग शुक्रगुजार हैं। Another round of applause for the survivors. Thank you, Dr. Thank you.